लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो आईसीए का एमसीक्यू बुकलेट खत्म करना है। ओके एमसीक्यू उसमें तुम्हारे दोनों रहेंगे, नॉर्मल एमसीक्यू और केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। केस सिनेरियो बेस्ड समझता है ना, पूरा एक दो पेज का तुम्हारा क्वेश्चन है, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 और 2 मार्क्स। करेक्ट है? तो ये प्लीज करने का ही अपने को, ठीक है? इसके बिना एग्जाम को जाना ही नहीं, तो इसलिए आई एम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन अपने पास? ऑलमोस्ट विदाउट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अपने पास है 100 क्वेश्चन है, ठीक है? करेक्ट, इंक्लूडिंग कंपनी एंड अदर लॉस। तो एटलीस्ट वो तो अपन आज कंप्लीट कर ही लेंगे, चलेगा? चलो लेट्स स्टार्ट। तो विल बी लुकिंग एट द आंसर फ्रॉम ये आल्सो सोर्स आल्सो स्टडी मटेरियल। कौन सा? आईसीआई का स्टडी मटेरियल से अपन आंसर भी कंफर्म करेंगे जरूरत पड़ी तो। ओके, इफ इन डाउट। चालू करें? चलो फर्स्ट वन फटाफट। रोमा अलोंग विद हर 6 फ्रेंड्स, कितने लोगों के टोटल? अबे टोटल 7 आता है ना? हाँ, हैज इनकॉर्पोरेटेड रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड। नाम में क्लियर हो रहा है ऑब्वियसली क्या है ये? पब्लिक कंपनी। इन मे 19 बोला है, चलो जो भी है। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 30 lakhs, ठीक है? पेड अप। फर्दर इन April 20 she noticed that in the last financial year, April 20 में नोटिस किया हमने, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 19-20 में ना। द टर्नओवर वाज वेल बिलो 20 करोड़। इन्होंने बच्चों अमेंड किया है क्या? यस किया है। क्वेश्चन को 20 करोड़ तो लिखा फिलहाल। एडवाइस बताओ, द कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मुझे सेक्शन बताओ, वो तो मेरे को भी आता है। 285 या 287 है? 285 है। तुम लोग कंफर्म करोगे, मैं नहीं। 285। फटाफट बताओ, स्मॉल कंपनी में तुम्हारे दो लिमिट्स कौन से हैं? टर्नओवर और तुम्हारे पेड अप कैपिटल एंड अमेंडमेंट है। 2 and 20 है ना? मॉड्यूल में कितना है? 50 lakhs एंड 2 करोड़ 20 करोड़। एडिशन है ना तुम्हारा स्टडी मटेरियल, जैसे क्या कर रहे हो? चैप्टर नंबर 1 ना तुम्हारा स्टडी मटेरियल अमेंडेड है ना? ये नहीं है? एक मिनट, एक मिनट, लुक एट द सोर्स ना बाबा। चलना जल्दी है ना बाबा। ये क्या इतना करके दिया ना तुमको यहाँ पे उन्होंने, और क्या चाहिए? 285 बराबर है स्मॉल कंपनी। अब शायद तुम्हारा प्रिंट वाला जो है वो एडिशन पुराना रहेगा, हो सकता है मे बी, बट जो सॉफ्ट कॉपी वो तो एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम बैच के टाइम में किया था, बट इट इज अमेंडेड 2 करोड़ एंड 20 करोड़। हाँ या ना? यस। चलो यहाँ पे ऊपर लिखा है डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, बट अमेंडमेंट नीचे दिया ना उन्होंने, दिस वन। सो फिलहाल कितना कैपिटल? 2 करोड़ एंड टर्नओवर 20 करोड़। बताओ टर्नओवर कैपिटल कितना इसके अंदर की गिवन केस? 30 lakhs, और तुम्हारा टर्नओवर इज आल्सो बिलो व्हाट? 20 करोड़। यस, तो इज इट अ स्मॉल कंपनी और नॉट? इट इज अ स्मॉल कंपनी। फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो क्या क्या है, बट प्रॉब्लम क्या क्या है? विच ऑल कंपनीज कैन नॉट बी स्मॉल कंपनीज। पहले उन्होंने लेके रखा पब्लिक कंपनी, और बताओ सेक्शन 8 होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, आगे क्या और कुछ था? सब मेरे को करके देना पड़ता तुमको, है ना? चेक करो, होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8। अभी यहीं पे तुम्हारा लिखा है बच्चों, पब्लिक कंपनी नॉट अलाउड। बाकी तुम्हारा टर्नओवर और कैपिटल का लिमिट्स है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, और एज वेल एज कोई स्पेशलिटी की कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। बात खत्म उधर ही। और यहाँ पे तुम्हारा बोला है ना इट इज अ पब्लिक कंपनी। ओके, तो इवन इफ टर्नओवर एंड कैपिटल इज विद इन लिमिट्स, सिंस इट इज अ पब्लिक कंपनी, इट कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। किधर है? It being a public limited company, it cannot enjoy benefits of small company. बाकी सब टाइम पास ऑप्शन है तुम्हारे बच्चों। हर 10 क्वेश्चन के बाद अपन अपने आंसर चेक करेंगे, ठीक है? तो 1 का आंसर अपन ने क्या लिखा है? बी। ठीक है, आगे बढ़े। अभिलाषन अमृता have incorporated not for profit private limited which is registered under section 8, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। One of their friends has informed that their company can be categorized as small company. सेक्शन 8 अभी तो पढ़ा अपन ने, सेक्शन 8 एंड स्मॉल कंपनी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों से एक साथ हो ही नहीं सकते, मतलब बिकॉज एज पर लास्ट P&L उनका टर्नओवर वाज लेस देन 20 करोड़ एंड कैपिटल वाज लेस देन 2 करोड़। क्वेश्चन पढ़ के समझ रहा है, सेक्शन 8 और स्मॉल कंपनी बच्चों कैन नॉट बी टुगेदर। करेक्ट है?
बाकी सब उन्होंने टाइम पास करके दिया है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी चेक करो। स्मॉल कंपनी को हम लोग नहीं दे सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट का सेक्शन 8 का कैटेगरी या फिर उसका रजिस्ट्रेशन। क्लियर लिया? तो सेक्शन 8 एंड स्मॉल कंपनी डू नॉट गो हैंड इन हैंड। आगे बढ़े, नमिता वाला क्वेश्चन। Ceramics Goods Limited, public company, having 152 members, was incorporated with main objects of ceramic goods, ये टाइम पास बाकी का, और ट्रेडिंग करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने के लोग, यस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। आफ्टर 3 years ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन, 3 साल हो गए कंपनी को, he wants to diversify his business by entering into electronic goods, which obviously requires alteration of object clause. Advise the company in relation to alteration of MOA. क्या है सेक्शन नंबर बताओ फटाफट। ऑल्टरेशन ऑफ MOA, अल्टरेशन ऑफ MOA तुम्हारा सेक्शन नंबर आएगा 13। ठीक है, क्या बोलना है इनको? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज वी कैन मॉडिफाई ना, उसके लिए अपने को बस SR चाहिए। SR क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। द कंपनी कैन ऑल्टर MOA बाय पासिंग OR, नो, बाय पासिंग SR एट शेयरहोल्डर्स मीटिंग, यस। C और D देख लेते हैं। SR एट शेयरहोल्डर्स मीटिंग एंड RD का परमिशन चाहिए? कोई संबंध नहीं। RD का परमिशन कब चाहिए? इफ यू आर चेंजिंग ROC, है ना, अगर तुम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही चेंज करो तो RD का परमिशन लगता है। और ऑप्शन डी MOA के लिए क्या चाहिए? SR एट शेयरहोल्डर्स मीटिंग एंड साइमल्टेनियसली क्या बच्चों हमको न्यूज़पेपर में देना है एडवर्टाइजमेंट दैट वी आर चेंजिंग ऑब्जेक्ट? वो कब देना है फिर? समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट चेंज एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर का कनेक्शन है? बताओ। करेक्ट। जब तुमने पब्लिक ऑफर दिया, पैसा लिया, पैसा लेने के बाद तुम लोग ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, दैट टाइम बाय SR, मतलब इनफैक्ट वो पोस्टल बैलेट के थ्रू होता है। एंड देन यू आल्सो हैव टू गिव न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, दैट इज आई थिंक अराउंड सेक्शन 27 या 28। ओके, बहुत टाइम हो गया मेरे को जो करते। ठीक है, एनीवे, तो आंसर फिलहाल के लिए आंसर क्या तुम्हारा? ऑप्शन बी, हाँ, जस्ट SR इन शेयरहोल्डर्स मीटिंग। आगे बढ़े, चलो फोर्थ वन। ड्यू टू मैनेजमेंट डिस्प्यूट, झगड़ा, Flow Writing Industries Limited, public company, could not hold its current AGM by latest due date. Even after lapse of due date, it seemed rather impossible to convene AGM. In this such a tough situation, one option available was to approach NCLT. मतलब कंपनी बच्चों AGM नहीं ले सकी। AGM का सेक्शन 96 और डिफॉल्ट नहीं, AGM बाय ट्रिब्यूनल 97 था शायद, EGM बाय ट्रिब्यूनल 98 था, एंड डिफॉल्ट फ्रॉम 96 टू 98 बच्चों वो सेक्शन डिफॉल्ट के लिए, सेक्शन पेनल्टी के लिए 99 था शायद, और EGM नॉर्मल सेक्शन 100 है। ओके, ये तुमको याद आना चाहिए था। आगे, द कंपनी वांट्स टू अप्रोच व्हाट NCLT मतलब ट्रिब्यूनल एंड सीक डायरेक्शन फॉर कॉलिंग ऑफ AGM आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस, व्हिच वन इज एप्लीकेबल इन द गिवन केस। बच्चों का AGM हुआ नहीं ड्यू डेट का, और उनको लग रहा है कि AGM होगा भी नहीं फॉर सम रीजंस। ठीक है, डिस्प्यूट चल रहा है मैनेजमेंट में, तो तुम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। तुम मतलब कौन, मेंबर या फिर डायरेक्टर जा सकते हैं क्या? उसके लिए तुमको कौन जा सकता है? मेंबर जा सकता है। सेक्शन 97 का रहेगा, गो बैक एंड चेक सेक्शन 97। अच्छा, मैं ऑप्शन पढ़ लूं। एनी मेंबर, अ मेंबर, मिनिमम 2 members, minimum 5 members can make application to NCLT and seek direction for calling AGM. Member with holding at least 1% must make application to NCLT मतलब ट्रिब्यूनल को। मिनिमम 2 members जो कम से कम 1% होल्ड कर रहे हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं NCLT को, और मिनिमम 5 members जो कम से कम 1% होल्ड कर रहे हैं। व्हाट इज द कंडीशन सेक्शन 97? मिनिमम 2 लिखा है, मेरे को नहीं लगता। एनी मेंबर, तो कितने मेंबर, ऐसा कुछ है कि एक मेंबर भी जा सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। जेपा क्या? चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 97 खोलो, एनी मेंबर लिखा है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब झकास। अपन क्या टेक्स्ट बुक में भी एक बार देख लें क्या? देखा गया AGM 97 ट्रिपल में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर, एक अकेला मेंबर भी जा सकता है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं अबाउट कितने उसके पास टोटल वोटिंग शेयर्स वगैरह है। वो EGM में आता है ना कि अगर मेंबर्स को EGM कंडक्ट करवाना है तो उतने तुम्हारे परसेंटेज आने चाहिए। तो एक्चुअली आंसर कितना बच्चों? एनी मेंबर। तो यू कैन रियलाइज बच्चों MCQs विल नॉट बी दैट इजी। ये कुछ भी पूछते हैं, एनी मेंबर, एनी 2%, 5%, एनी कुछ भी आ सकता है। डायरेक्टर भी आ सकता था इनका इसमें। डायरेक्टर के लिए आई थिंक अगला वाला सेक्शन था, कि डायरेक्टर्स कैन कॉल फॉर AGM। हो गया यहाँ पे फिफ्थ वन।
अनुपम इनकॉर्पोरेटेड ओबीसी विद हिज सिस्टर, अरे विद हिज सिस्टर, अच्छा ठीक है, बट एज नॉमिनी, ठीक है, अबाउट एंड अबाउट 3 years have passed satisfactory। अनुपम does a number of charitable work, ये तुम्हारा नॉन फॉर प्रॉफिट वाला काम भी करता है, एंड इज एसोसिएटेड विद 3 NGOs, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट वाले। हिज बिजनेस अंडर ओबीसी हैज आल्सो फ्लरिश्ड, ऑब्वियसली ओबीसी इज फॉर बिजनेस, एनजीओ तो नॉट प्रॉफिट के लिए। नाउ ही इज प्लानिंग टू कन्वर्ट ओबीसी टू सेक्शन 8, नहीं चलता है उनको, ओबीसी के रूल नंबर 3 में ही पता है कि ओबीसी कैन नॉट डू टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, एक तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट, दूसरा ओबीसी कैन नॉट डू विच टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा पढ़ाई चल रहा तुम लोगों को, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमको, ये तो सीए फाउंडेशन में भी था ओबीसी, ओबीसी कैन नॉट डू विच टाइप ऑफ बिजनेस, वेरी गुड, एनबीएफसी also, and also OBC cannot invest in securities of some other company। मैंने पढ़ाया भी नहीं है करंट बैच में, तो मेरे को मेमोरी से ही याद आ रहा है, ठीक है, आई नो तुमको 8 सब्जेक्ट किए तुम लोगों ने, बट करना तो पड़ेगा। यस, सो ओबीसी क्या नहीं चलता बच्चों, सेक्शन 8, ओबीसी क्या नहीं चलता, एनबीएफसी, कन्वर्जन तो स्कोप ही नहीं है, ओके। ओबीसी टू विच कंपनीज आर अलाउड एज कन्वर्जन, प्राइवेट पब्लिक चलता है वो, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है, बट सेक्शन 8 नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, देयर इज स्पेसिफिक, मतलब क्लियर कट प्रोहिबिशन बोला है ऑफ कन्वर्टिंग ओबीसी टू सेक्शन 8, अदरवाइज वो प्राइवेट या फिर पब्लिक में कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बराबर है, तो ऑप्शन सी बच्चों बराबर है। सेक्शन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये याद आ रहा है कुछ। एन इशूइंग हाउस मतलब शेयर ब्रोकर हैज इशूड एन एडवर्टाइजमेंट इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर फॉर सेलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू इट बाय अ कंपनी अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी ने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर आगे एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ वेरी डीम्ड, थोड़ा सा आधा आधा सही आधा गलत है, डीम्ड है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस है बच्चों, ये कंसेप्ट, कंपनी टू शेयर ब्रोकर प्राइवेट प्लेसमेंट में दिया, अब ब्रोकर पब्लिक ऑफर कर रहा है ना, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, मतलब क्या होता है, पब्लिक ऑफर है वो, तो कंपनी टू शेयर ब्रोकर प्राइवेट प्लेसमेंट में गया, अब शेयर ब्रोकर पब्लिक ऑफर कर रहा है, ऑब्वियसली ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो डीम प्रोस्पेक्टस का सेक्शन बताओ। वेरी गुड, सेक्शन नंबर 25। अब जितना मुझको याद आ रहा है, क्या था वो, 6 महीना था कुछ तो, कि 6 महीने के अंदर भाई ने अगर पब्लिक ऑफर दिया, किसने, शेयर ब्रोकर ने, तो डीम प्रोस्पेक्टस होता है, या फिर 6 महीने के पहले, फिर 6 महीने के बाद, पर अगर खुद शेयर ब्रोकर ने कंपनी को पेमेंट नहीं किया था, उसमें उसका शेयर है और उसने आगे पब्लिक ऑफर किया, इवन दैट इज अ डीम प्रोस्पेक्टस, मुझे याद आ रहा है ऐसे कुछ रूल है, ओके। इन विच द फॉलोइंग कंडीशंस द एडवर्टाइजमेंट विल नॉट बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्ट, नहीं बोला, ओके, नहीं, कौन सा वाला, एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन विद इन 6 मंथ, बात खत्म है ना, 6 महीने के अंदर उसने ऑफर दिया, वेदर पेड और नॉट टू द कंपनी, उसने अगर 6 महीने के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया, इट इज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस बच्चों, अरे हाँ या ना, then advertisement was given after 6 months from the date of allotment and the issuing house has paid the entire consideration बच्चों, in this case this is not a deemed prospectus, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे, कौन सा वाला, कि 6 महीने बात कर रहा है पहली बात तो, और दूसरा ये इसने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है कंपनी को पूरा का पूरा, तो इसलिए डीप प्रोस्पेक्टस नहीं है। आगे मतलब अगर टाइम पास के लिए ऑप्शन सी और डीप पढ़ लो, द इशूइंग हाउस डिड नॉट पे एंटायर कंसीडरेशन, मतलब क्या बच्चों, ब्रोकर ने पेमेंट नहीं किया कंपनी को और ब्रोकर आगे ऑफर कर रहा है, मतलब क्या, ब्रोकर इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट ब्रोकर का जाएगा, इट इज एज गुड एज कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था पब्लिक ऑफर का, क्लियर है, तो इनके लिए बच्चों ये भी तुम्हारा डीम प्रोस्पेक्टस होगा, इनका जो भी एडवर्टाइजमेंट रहेगा, अरे हाँ या ना, एंड एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन विद इन 3 मंथ, 6 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए भी बच्चों ऑब्वियसली आने ही वाला है कि वो तुम्हारा डीम प्रोस्पेक्टस है, क्लियर क्लियर, तो कौन से वाले में नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन, ऑप्शन बी, अरे हाँ, आगे बढ़े। Which of the following statement is not true? Not true क्यों लिखते भाई लोग, false कर दो, ठीक है। In case of shares, rate of underwriting commission, shares के लिए बोला है, to be paid shall not exceed 5% of the issue price. शेयर के लिए 5, डिबेंचर्स के लिए 2.5, गिव मी रूल नंबर। चैप्टर 4 क्या क्वेश्चन है बाय द वे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, रूल नंबर क्या है, नजदीक हो, 14 है या 13 है, 14 है, 40 सेक्शन नहीं, रूल चाहिए मेरे को, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 40, दैट इज करेक्ट, रूल चाहिए,
जितना परफेक्ट आंसर लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे, उतना इंप्रेस कर पाओगे। नहीं जा रहे हो? हाँ आई नो, पर मैं पूछ रहा हूँ। 1-3 रूल नंबर बच्चों तेरा ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है शेयर के लिए बच्चों? 5%, दैट इज नॉट द एंटायर आंसर, और एओए whichever is lower, वेरी गुड। अच्छा, ये पेमेंट का, कमीशन का सोर्स क्या क्या हो सकता है? इट कैन नॉट बी इन कैश, ओके, इट कैन बी इन काइंड, ओके, व्हाट एल्स? हम पेमेंट करेंगे ना, कंपनी पेमेंट करेगी ना, तो यानी कुछ सोर्स वगैरह था, मतलब कौन से अकाउंट से पेमेंट, अकाउंट मतलब कौन से बैलेंस से पेमेंट करेंगे? आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, और प्रॉफिट ऑफ कंपनी, और बोथ, सही है। अरे हाँ या ना? अंडरराइटिंग कमीशन शुड नॉट बी मोर देन रेट ऑफ स्पेसिफाइड इन एओ, ये भी सही है। तो अब ये डेफिनेटली बच्चों कोई ना कोई ऑप्शन में मर्ज करने वाले दोनों को, है ना? नॉट ट्रू बोला है ना, तो भाई दिस इज अंडरस्टैंडिंग, ये तो ट्रू हो गया पहला वाला। सेकंड वाला भी ट्रू है, मतलब कि एओ से ज्यादा तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता है। इट इज अ डिबेंचर्स, कमीशन शैल नॉट एक्सीड 5%, ये गलत है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि बच्चों 2.5 उसके लिए आंसर है, ऑप्शन डी भी ट्रू होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ कमीशन मे बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, दिस इज आल्सो ट्रू, उनको चाहिए था नॉट ट्रू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is contrary, मतलब opposite to the provisions of companies act, मतलब बेसिकली फिर से फॉल्स चाहिए। A private company can make private placement, obviously ट्रू है ये। The company has to pass SR for private placement, ये भी ट्रू है। Minimum offer per person should have market value of at least 20,000, बच्चों ये तुम्हारा अमेंडमेंट हो चुका है, पहले था ये और अभी ये रिक्वायरमेंट निकाल दिया गया है। A public company can make private placement is also true, ऑप्शन सी। यस, आगे बढ़े। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का बच्चों टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 9, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का टाइम पीरियड होता है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर, यस। और हर बार जब सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ ऑफर करोगे थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो कौन सा डॉक्यूमेंट हमको इशू करना पड़ता है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, वेरी गुड। A share prospectus filed with ROC shall remain valid for a period of 1 year from the date of opening of first issue. Section number 31, red herring 32, बराबर 1 year from the date of opening of first issue, option C. Yes, clear, आगे बढ़े। अरे हाँ, 3 part, religious publishers limited has received application money of 20 lakh रुपए, 2 lakh shares into 10 on 10th October 19 from applicants who applied for allotment of shares in response to a private placement, okay, offer of securities made by the company to them, उनको पैसा कब मिला? 10th October 19 को। Select the latest date by which company must allot the shares against application money so received, section number, पहली बात private placement is 42, क्या कहता है बच्चों कितने दिनों के अंदर होना चाहिए allotment? Within 60 days, very good। वो पेनल्टी लगता है अगर 60 डेज के अंदर नहीं हुआ तो। 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट करो, 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं किया तो अगले 15 दिन के बाद, अगले 15 दिन के अंदर रिफंड करो, अगर 15 दिन के अंदर भी रिफंड नहीं किया तो 61st डे से इंटरेस्ट चालू होता है, 12% है, ओके। तो हमको अक्टूबर से बाद 60 दिन में 2 महीने पकड़ लो, नवंबर दिसंबर, आंसर इज दिसंबर, बात सिंपल है, हाँ या ना? तो ऑप्शन इसका बच्चों ऑप्शन सी। तुम लोगों ने टिक मार्क किया है क्या? आई विल गो बैक टू द आंसर्स एंड चेक क्या क्या है, चलेगा ना? आंसर चेक कर रहे अपन फटाफट, ठीक है? ऑप्शन ए का बताओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या किया तुम लोग टिक मार्क? 1 का बी किया था क्या? 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का बी, 7 का सी, 8 का सी, 9 का, 10 का, वेरी गुड, आगे बढ़े, ओके गुड। चलो 10 हो चुके, पहले 10, 11, रेडी? बीइंग इन नीड फॉर फर्दर कैपिटल, मतलब ये लोग कैपिटल रेज करने वाले हैं। रिम्सी कॉटन प्रोडक्ट्स सिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी ऑफर्ड 50 lakhs equity shares of 1 each to 50 identified persons on private placement, section 42, and accordingly a letter of offer accompanied by application, by application the necessary form was sent to them after fulfillment of due formalities including passing of ISR, ठीक है? उनको अपन ने ऑफर लेटर भेजा। One of the applicants, Rajan, made a written complaint to the company highlighting the fact that the offer letter was incomplete as well as illegal, क्योंकि
as it did not contain renunciation clause. Renunciation का मीनिंग क्या होता है? Forfeit करना, give up करना, renounce in favor of somebody else. Bonus shares cannot be renounced. Then which shares can be renounced? Right shares can be renounced. Private placement का offer can be renounced or cannot be renounced? Cannot be renounced. इनफैक्ट हम आरओसी को उसका नाम पहले से ही दे देते हैं. इसका नाम एप्लीकेंट का नाम, जिसको हम ऑफर कर रहे हैं उसका नाम हम पहले से ही आरओसी को बताते हैं, इसको ऑफर कर रहे हैं. दैट ऑफर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड और गिवन टू एनीबॉडी एल्स. वो रिनाउंस नहीं होता है. तो उसका कहना है कि भाई तुम लोगों ने ऑफर में नहीं लिखा रिनाउंसिएशन का क्लॉज, एज ही वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रिनाउंसिएशन इन फेवर ऑफ हिज सन उदय बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. एडवाइस द कंपनी. The company is prohibited from providing right of renunciation, so the offer letter and application form need not include any such clause. Which option B सही लग रहा है? Instead of absolute prohibition, the company can provide right of renunciation limited to 25% of in line. तो बिल्कुल भी बच्चों एक टक्का क्या, एक शेयर भी बच्चों तुम लोग क्या प्रोनाउंस नहीं कर सकते. तो आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 12. The Innovative Tech Sol Limited Public Company intends to invite subscription of rupees 1.1 crores of 10 each time bus on private placement. The persons identified as potential subscribers are within the statutory limit of कितना लिमिट है साल भर में? 200 लोगों को तुम दे सकते हो. And also includes two other categories to which such statutory limits is not applicable. तुम्हारा बच्चों पहला एक कैटेगरी है ESOP वाला. तुमने एम्प्लॉय को दिए शेयर्स, so that is not considered in the upper limit of 200. एंड QIB याद है ना. अब फालतू क्वेश्चन देखो. QIB का फुल फॉर्म पूछा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. ऑप्शन बी. ठीक है आगे बढ़े. 13. Neptune Metal Tools Limited public company was incorporated on 2nd December 18 with 25 subscribers and authorized capital of 50 lakh. The directors of the company are in dilemma, मतलब confusion, whether to issue share certificates to subscribers in physical form or in demat form. Advise them correctly on this matter. बच्चों अभी तो तुम्हारा कंपल्सरी तुमको इलेक्ट्रॉनिकली देना पड़ता है. कोई भी पब्लिक कंपनी रहा, इवन पुराना पब्लिक कंपनी रहा, लिस्टेड को तो करना ही करना है, बट पुरानी कंपनीज को भी बच्चों देना पड़ेगा ना. अच्छा देखते हैं अपन, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका क्या एग्जैक्टली आंसर था. बीइंग एन अनलिस्टेड कंपनी, नेपच्यून में इधर इशू फिजिकल और डिमैटेरियलाइज. नेपच्यून नीड्स टू इशू देम कंपल्सरीली टू द सब्सक्राइबर्स ओनली इन डिमैटेरियलाइज. कंपनी हैविंग मोर देन 100 shareholders need to issue shares in dematerialized. Neptune may issue physical and therefore अच्छा इनके पास कितने मेंबर हैं? 25 ही है. कुछ भी रूल बनाते लो. 100 मेंबर्स से ज्यादा है तो dematerialized, और अभी इनके पास कम है तो फिजिकल में. A company having authorized capital of 50 lakhs and above need to issue shares in dematerialized form only and therefore Neptune may issue physical share certificates to subscriber. बच्चों से चैप्टर नंबर 4 में आना पड़ेगा. उसका एक तुम्हारा पूरा चैप्टर 4 में ही है ना वो. किसको? अनलिस्टेड कंपनी को. तो ऑप्शन नंबर ए सही है, डी लग रहा है. डी में क्या बोला कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बराबर, और ए में क्या बोला? अनलिस्टेड कंपनी को. है कि नहीं? बी फॉर बॉम्बे. पर रीजन क्या है? प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी जो रहती है ना, अगर वो अनलिस्टेड है तो प्रमोटर ग्रुप को भी कन्वर्ट करवाना पड़ रहा है. वो तो था अपना. और जो न्यू कन्वर्ट करते हैं उसको भी डिमांड फॉर्म में इशू करते हैं. See, the question is about जो सब्सक्राइब. सुनो मेरी बात. It is about mainly about सब्सक्राइबर. सब्सक्राइबर मतलब प्रमोटर. सब्सक्राइबर मतलब क्या? प्रमोटर. समझ रहे हो कि नहीं? मेरे को चैप्टर में बता फटाफट. स्टडी मटेरियल आपका अपने क्लास के नोट्स में. वो तुमको रूल्स वगैरह कुछ दिए थे 3.5. हाँ 3.5 चैप्टर 4 थर्ड चैप्टर है वो, प्रोस्पेक्टस वाला. वो नहीं है वो. हाँ वही ना. थर्ड पे कैसे आएगा वो? एक मिनट. हाँ फोर्थ पे रहेगा वो. प्रोस्पेक्टस में हमको शेयर सर्टिफिकेट देखना है. एक मिनट. ठीक है चलो ठीक है. 3.5 भी देख लेते हैं. रुको.
पब्लिक ऑफर नहीं, इसमें तुम्हारे रूल्स वगैरह थे ना बहुत सारे। हाँ यही वाला है वो। अरे है ना, यहाँ पे बात खत्म हो गई ना। shall issue securities only in demat form and also facilitate dematerialization of existing वाला, ये रूल 9A1 ना, डीमैट फॉर अनलिस्टेड 4 ठीक है 4.9 मतलब तुम्हारा चैप्टर 4 शेयर कैपिटल डिबेंचर्स। ओके, ये यहाँ पे सिक्योरिटीज के बारे में बोला है, और चैप्टर 4 में तुम्हारा इसके बारे में बोला, किसके बारे में, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बोला। यस, एक मिनट, रूल 9A ये देखना अपने को। There are two things. Rule 9A क्या बोलता है? Rule 9 is only for unlisted public company. करेक्ट? वहां पे तुम्हारे शेयर्स जो है वो कंपल्सरीली डिमेटराइज फॉर्म में जाएंगे, हाँ या ना? तो आपने लोग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही है क्या? नहीं। तो ऑप्शन ए में गलत क्या है कि इट में इधर इशू फिजिकल शेयर, ये बात ही उधर खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या बोलता है? इट हैज टू इशू शेयर्स टू सब्सक्राइबर्स ओनली इन डीमैट फॉर्म। ओके, बट रीजन वही है, रूल 9 है, इट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को बच्चों क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा शेयर्स इन डीमैट फॉर्म में। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। ठीक है, चलो 14 पे आओ। The amount that an unlisted public company is required to maintain as security deposit at all times with respective depository when it dematerializes the securities, 2 साल है, equal to not less than 1 year's fees payable to the depository, equal to not less than 2 years fees payable to the depository, then 2.5 years and 3 years। नहीं, 2 years है, वो तुम्हारा रूल 9 में ही था ना, दिखाओ क्या? चैप्टर 3 में ही है वो, अपन जहाँ पे वो कर रहे थे ना। पर मैंने शायद उसको सेक्शन 29 देखो, मैंने तो किया है क्या, सेक्शन 29 में ही देखो। किधर गया? 3 और 4 फटाफट आने चाहिए सामने। कौन से पेज पे? 29 सेक्शन नंबर? हाँ मॉडल का, ठीक है, सुन लेना मेरे को। चेक पेज नंबर 3.13, रूल नंबर 9A का सब रूल 5। ओके, रूल नंबर 9 है, सब रूल 5। तो इनको, ये जो तुम्हारे अंदर से पब्लिक कंपनी है उनको पेमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिटरीज, उनका एनुअल फीस वो तो है ही है। डिपॉजिटरी समझ रहा है ना? अंदर से पब्लिक कंपनी को क्या करेंगे, वो शेयर्स डिमैट फॉर्म में रखेंगे, तो ये डिमैट का सर्विस कौन देगा? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी को आपको एनुअल फीस पे करना पड़ेगा। ओके, वो तो है ही है, दैट इज रूल 9 है, सब रूल 5 क्लॉज ए। और उसका क्लॉज भी क्या बोलता है? मेंटेन द सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ऑल टाइम्स नॉट लेस देन 2 years। तो अपन सोर्स में वहां पे लिख देंगे, या फिर तुमको बाजू में लिख दो कि रूल 9 है, इधर बच्चों है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चैप्टर कौन सा तुम्हारा? चैप्टर 3 तुम्हारा प्रोस्पेक्टस वाला। ठीक है, सेक्शन 29 के रिलेटेड है वो, बट रूल 9A सब रूल 5 क्लॉज बी, ओके, पेज 3.13 ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल। क्लियर क्लियर? तो 2 साल का बच्चों तुम्हारा रहेगा डिपॉजिट। पॉइंट समझे ना तुमको? 2 साल का फीस इज डिपॉजिट, उसके अलावा तुमको तो हर साल पेमेंट करना ही करना है। क्लियर? ऑप्शन कौन सा है? बी। अरे हाँ, आगे बढ़े क्या? 15th, commission paid to permitted to underwriter by the company only in respect of an offer of securities. Where securities offered by right shares, no. Bonus shares, no. Private placement also no. Only for public. तुम अंडरराइटर को बच्चों कौन से चीज के लिए कमीशन दोगे? ओनली दो शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू पब्लिक। राइट, बोनस, प्राइवेट तो तुम्हारे खुद के लोगों के लिए ही तुम दे रहे हो, या फिर आइडेंटिफाइड लोगों को। बट अंडरराइटर का काम क्या है? इनफैक्ट इट इज लाइक एन एजेंट। उसका काम है कि और शेयर्स को मतलब ये लाना, सब्सक्राइबर्स लाना। तो पब्लिक ऑफर के लिए बच्चों हम कमीशन देंगे। ये बाकी की चीजों अगर उसने किया भी, उसके लिए हम कमीशन उसको नहीं देंगे। क्लियर? अरे हाँ। 16, इन केस ऑफ ऑफर ऑफ सेल बाय शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कौन सा सेक्शन है? 27 28 के आसपास ही था ये। OFS, ऑफर फॉर सेल, याद आया ना? एग्जिस्टिंग मेंबर्स बेच रहे हैं। अरे हाँ,
The provisions relating to minimum subscription is not applicable. I think this is correct answer already. देखता हूं मैं. Entire minimum subscription amount is required to be received within 3 days of opening date. ऐसा कुछ नहीं है. ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, इसका रूल अलग है. बोलता हूँ 25% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड ऑन ओपनिंग डेट. बाकी 70% विद इन 3 डेज और 50% तुम्हारे चैप्टर 3 में ही है बच्चों, ऑफर फॉर सेल के रूल्स में. ठीक है. हेडिंग मेटल में देखा तो देखो ऑफर फॉर सेल सेक्शन 28 पेज 3.19 पे शुरू होता है. उसमें रूल्स है तुम्हारे और आगे दिया है अकॉर्डिंग टू रूल 8.1 दिख रहा है सभी को यहाँ पे. रूल 8 क्या बोला है पेज नंबर 3.2 पे. अकॉर्डिंग टू रूल 8.1 ध्यान देना भी. फॉर द प्रोविजंस ऑफ ये तुम्हारा चैप्टर ओके एंड रूल्स मेयर अंडर शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑफर ऑफ सेल बाय एज पर सेक्शन 28 एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग. मतलब क्या बोला है, ये जो पूरा चैप्टर है वो एप्लीकेबल है ऑफर फॉर सेल के लिए, पर हमें कुछ एक्सेप्शन है. मतलब ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर ऑफर फॉर सेल. क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? द रूल्स रिगार्डिंग minimum subscription is not applicable to offer for sale. The rules of minimum application value normally कितना होता है? 90% या 5% है क्या वो इशू प्राइस? हाँ, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%, बट यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू हर अपने एप्लीकेशन में कितना तुमको पेमेंट करना है कम से कम. नॉर्मली 5%, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. The provisions requiring any statement to be made by a board of directors in respect of utilization of money. हाँ, और कंपनी दैट का 5. हाँ, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. आई थिंक वो दोनों तुमको देखने को प्रैक्टिकली तो सभी एप्लीकेबल होगा. वो आजकल तो पूरा अमाउंट लेते हैं प्रैक्टिकल. Other any other provisions of or information which cannot be compiled or gathered by the offerer with detailed justification वगैरह, अगर उन्होंने कुछ मतलब डिस्क्लोजर नहीं दिया तो ठीक है. ठीक है. अगर तो यहाँ पे तुम्हारे दो बच्चे चीजें एप्लीकेबल इंपॉर्टेंट नहीं है. किसको? ऑफर फॉर सेल को. कौन सा वाला? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है कि नहीं, वो 90% वाला जो भी है, और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू एज पर रूल 8. तो मैं दोनों तुम्हारा सब रेफरेंस वहां पे लिख रहा हूँ. सेक्शन कौन सा? पहली बात बोलो फटाफट. सेक्शन 28 रूल नंबर आएगा तुम्हारा 8.1. उसके लिए और खास अगर मैं बताऊं तो रूल 8.1A पेज 3.20 ऑफ ICAI. ठीक है यहाँ तक? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आगे बढ़े. ठीक है यहाँ तक ऑल ऑफ यू. 17 the time limit within which a copy of contract of payment of underwriting commission, very important question, is required to be delivered to the registrar 3 दिन before delivery of prospectus, at the time of delivery of prospectus, 3 days after delivery of prospectus, or 5 days after the delivery of prospectus. बोलो बच्चों. 3 days before, all of you are wrong. 3 days before is for red herring. very good. जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट मुझे लगा है तो गड़बड़ करने वाले हो तुम. बस जा रहे. खोलो अंडरराइटिंग कमीशन वाला केस. चैप्टर नंबर 4 में है ना तुम्हारा. सब हाईलाइट करा के भी दिया तुमको मैंने टेक्स्ट बुक में. कॉपी ऑफ अग्रीमेंट टू बी गिवन टू द ROC. पेज नंबर बताओ अंडरराइटिंग कमीशन का. 4 में है ना 3 में? सॉरी प्रॉस्पेक्ट में चैप्टर नंबर 3 में. ओके पेज नंबर बताओ अंडरराइटिंग कमीशन का अपने टेक्स्ट बुक में. नाइन्थ है. करेक्ट. ये तुम्हारा अंडरराइटिंग कमीशन वाला डिस्क्लोजर इन प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस में ये सब देंगे. कितने स्टार गिनो उधर, कितने स्टार दिए थे मैंने? क्या क्या करा के तुमने पढ़ाई किया तुम लोगों ने? ऐसे आगे में उठा के तुम लोग. हाँ, स्टार मत का क्या है मतलब? ओके एट द टाइम. उसके ऊपर मैंने बोला भी था क्वेश्चन आएगा 3 दिन बिफोर. ये तुम्हारे 15 डेज 30 डेज 60 डेज ये बहुत छपरी काम है, बहुत बहुत फालतू काम है. कौन सा वाला? ऑडिट में और डेट सेकंड वो ऑडिट नहीं है तो BOD. BOD नहीं तो तुम्हारा मीटिंग.
मीटिंग डेट ओवर और क्या क्या है उसमें? गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो और तुम्हारा स्कैग सब दिया ना, पर सोर्स तुमको बना के दिया मैंने, तुमको बुकलेट दिया ना मैंने वो फॉर्म्स का। हाँ। चलो 18 पे आओ। Shares issued by a company to its directors or employees at discount or for a consideration other than cash for providing know-how or making available so intellectual property rights by whatever name called sweat या ESOP sweat as it is option में तुम्हारा यहाँ पे फिलहाल sweat ही है। 19 AOA of a private limited company state that company may issue preference shares which will have preference with respect of payment of dividend only but no preference as to repayment of capital in case of winding up. Is it possible? क्वेश्चन समझा गया? क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने एओ में ऐसा कंडीशन डाला कि हम ऐसा प्रेफरेंसेस देंगे, है ना, ये यहाँ पे आलू डालो वहां से सोना निकालो, तो हम ऐसा प्रेफरेंसेस देंगे जो जिसको रिपेमेंट का ही डिविडेंड का रिपेमेंट का ये रहेगा प्रेफरेंस, पर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंस नहीं रहेगा। No, as per section 43, preferences should have both preference. No, this will become an equity share as per section 43. Yes, because as per section 43, shares should have any one preference. And option D, yes, because AOA of the company allow issue of such preference shares and the issuing company is a private limited company. बच्चों option D सही है। तो बोला था प्राइवेट कंपनी बच्चों कैसे भी टाइप के शेयर दे सकती है। सेक्शन नंबर 43 देखो शायद, मतलब चैप्टर नंबर 4 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन नंबर 43 कहता है जो पावर्स हैं शेयर्स के, या फिर ओवरऑल दो सेक्शन थे जो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं है। सेक्शन 43 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, शायद दिया है चैप्टर नंबर 4। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ रहा है क्या? सेक्शन नंबर 43 एज वेल एज 47 आल्सो राइट्स ऑफ शेयर्स या वेरिएशन ऑफ राइट्स है, वो प्राइवेट कंपनी को ही एप्लीकेबल है। तो स्टार्टअप कंपनी प्राइवेट कंपनी जैसे भी रहेंगे, दे कैन गिव एनी टाइप्स ऑफ शेयर्स। किधर है, कुछ है? किधर है? कुछ लिख के दिया मैंने मॉडल में, पेज नंबर 4.4 पे आओ। अरे अरे अरे, अच्छा इधर आओ। सेक्शन 47 वो तुम्हारा वोटिंग पावर का है, ओके, वेरिएशन ऑफ वोटिंग पावर आर नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट। यहाँ पे दिख रहा है क्या? सेक्शन 47 नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अगर उनका सब कुछ क्या बोलते कंप्लायंसेस है, ओनली सो प्रोवाइडेड बाय एओए। और यहाँ पे मैंने तुमको क्या लिख के दिया था? वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, टेक्स्ट बुक में लिख के दिया था। वो भी काइंड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है, वो उसमें आएगा। पर हम पावर की बात कर रहे हैं ना, पर पावर ऑफ द शेयर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। मतलब क्या बेसिकली पॉइंट है, प्राइवेट लिमिटेड दे कैन, अगर उन्हें एओ में कुछ भी डाला वो हिसाब से शेयर्स तुम्हारे बन सकते हैं। एक शेयर को 10 पावर या फिर एक शेयर को 0.1 पावर, प्रेफरेंस को ऐसा देंगे, इक्विटी को वालों को ऐसा देंगे। दे कैन चुनाव कस्टमाइज एनी काइंड ऑफ शेयर्स बिकॉज इट इज प्राइवेट कंपनी एंड इट इज गिवन इन देयर एओए। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। झेपा क्या पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती, ओके। मॉडल में है सब कुछ या देखो, मॉडल में कुछ दिया है बताओ? ठीक है ठीक है, कहाँ पे 4.5 पे टॉप? किधर दिख रहा है इसको? नोट है? Nothing in this act shall affect rights of professionals who are entitled to participate in proceedings of conduct. ये वाला तो कुछ भी डाल देंगे।
राइट्स ऑफ होल्डर्स देखने दो, बस इसमें कोई दिखने का इधर ये राइट्स ठीक है तुम्हारे। पेज नंबर तुमको अगर चाहिए 4.12 पे नीचे, 4. स्टडी मटेरियल का अगर चाहिए तो 4.12 पे एग्जेम्पशन टू अ प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे इन्होंने लाइन देकर रखा है अच्छा वाला। Thus, a private company could be more innovative in terms of voting rights if permitted by their AOA, मतलब rights of the shares, वो क्या देना क्या नहीं देना। बिग ब्रेन। आगे बढ़े, चलो 20th before we check the answers. A general meeting of the company is to be held on 30th August. The company has not paid dividend in respect of its preference shares for 1819 as well as 1920. लग गई इनकी, तो 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होता है, प्रेफरेंस वाले बन जाएंगे इक्विटी वाले। प्रेफरेंस वाले कैन वोट नाउ इन एवरी resolution, correct? In such case, preferential will not have the right to vote because preferential shareholders have no right to vote. कुछ भी will have the right to vote because dividend has not been paid for last 2 years. Will not have the right because only equity वालों को कुछ भी। ऑप्शन डी बच्चों सही है। ओके, तुमने टिक मार्क किए क्या ऑप्शंस? 11 को क्या ऑप्शन था? बी फॉर बॉम्बे, बी सॉरी 12, अगेन बॉम्बे 13, बॉम्बे 14, बॉम्बे 15, दिल्ली 16, अहमदाबाद 17, बॉम्बे 18, चेन्नई 19, दिल्ली 20, बॉम्बे। मस्त जा रहा आपने। ओके एवरीबॉडी, झकास। आगे बढ़े क्या? अरे हो गया, 20 हुआ अब तक। आगे बढ़े क्या? चलो शांति। 21 रेडी, ध्यान दो। Where there is a change in the rights of one class of the shareholders of a company that also affects the rights of another class. Section number 47 या 48? 47 is voting rights, 48 is variation of voting rights. अरे हाँ या ना? 48 है क्या ऊपर? सेक्शन 48 है क्या? अगर कोई भी नॉर्मल, ये फटाक से रिवाइज भी हो जाएगा। अगर कोई भी नॉर्मल क्लास का हमको चेंज करना है तो वी कैन हैव 3/4 इन राइटिंग। इन राइटिंग ना, वो ग्रुप का परमिशन बराबर इन राइटिंग। नहीं दिया तो एसआर पास करवाएंगे वो ग्रुप का। और अगर एक ग्रुप की वजह से दूसरे ग्रुप का भी चेंज हो रहा है तो दूसरे ग्रुप का भी 3/4 इन राइटिंग का परमिशन चाहिए। क्या क्या बोला है? Then SR should be passed at general meeting in this regard. The company need not do anything. The consent in writing in 3/4 should or shall be taken of that other class or resolution at joint meeting. ऑप्शन सी सही लग रहा है क्या? ऑप्शन सी बच्चों, 3/4 चाहिए हमको दूसरे क्लास वालों का भी। यस, आगे बढ़े। 22 22 राजेश इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पब्लिक कंपनी wants to issue preference shares for a period exceeding 20 years. बच्चों, which case? 20 साल से ज्यादा प्रेफरेंस देना है तो रिडेमेबल आफ्टर 20 years ओनली इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फॉर फाइनेंसिंग दिस proposed infrastructure project on basis of which statement company can do so. Yes, company can issue irredeemable by passing SR. Yes, company can issue preference for a period exceeding 20 years by approval of CG. Yes, company can issue irredeemable project for infrastructure project, and company can issue preference for financing and infrastructure for a period for infrastructure project for financing na of infrastructure project. Option D for Delhi. 23 चाहे 23. A company has authorized 5 lakh, paid up 5 lakh and the loan of 2 lakh. अब बच्चों लोन कन्वर्ट हो जाएगा प्रेफरेंस में। याद आ रहा है कुछ? गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी चेक करो। हम क्वेश्चन 23 में क्या बोला? ऑथराइज 6 लाख है, उसमें से पेड अप 5 लाख, लोन कितने का अपना? 2 लाख। कहां से लिया अपने लोन? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से। The state government has directed the company to convert its loan into equity share. बच्चों ये 2 लाख भी अब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, पेड अप। तो 5 + 2 will be a paid up capital, but however ऑथराइज कितना था? 6 और पेड अप 7, तो क्या हो जाएगा? इट इज रिडीम्ड कि अभी तुम्हारा ऑथराइज अपने आप बढ़ गया
है, यू नीड नॉट पास तुम्हारा SR वैसा सेक्शन 13 वाला के 61 शायद ऑल्टरेशन शेयर कैपिटल कुछ करना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर इज एज गुड एज कि भाई तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल बढ़ गया है, वो अपने आप डीम्ड हो जाएगा, वो डीम्ड हो जाएगा, तुमको खुद अलग से प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। Then such order shall have effect of increasing subscribed share capital, हाँ, paid up, हाँ, obviously authorized also, हाँ, तो और मतलब टोटल 7 लाख का भी तुम्हारा paid up, authorized as well as paid up 7 लाख का शेयर है, authorized, paid up as well as subscribed, all of it, authorized, subscribed and paid up. Yes, okay. 24. A company brought back 10% of its equity shares in August 2020. Section number brought back 68. Very good. Due to certain miscalculations, wow, during the first buyback, it again brought back another 10% in September 20. नहीं चलता, cooling period between two buybacks 6 months है 1 year है, पक्का है क्या? मेरे हिसाब से 1 year है. It cannot issue new shares within 6 months है. दो बायबैक के बीच में गैप 1 साल का है, एक बायबैक होने के बाद नए शेयर इशू करने का गैप 6 महीने का है, ऑफ द सेम काइंड शायद. अरे हाँ या ना? तो चैप्टर नंबर कौन सा तुम्हारा? 4 ना, बायबैक. विद इन 1 year, ओके, और नया शेयर देने का बच्चों गैप 6 महीने, हाँ या ना? ठीक है, तो 6 महीने का किधर गया? इधर है, नीचे है 68 में. ठीक है, तो क्या कहना है? इट्स सेकंड बायबैक वैलिड? डायरेक्टली आंसर नो आएगा तुम्हारा. It can buy back within 1 year, but company should pass OR. It can buy back within 1 year, but company will have to pass SR. It cannot do so because there must be a gap of 12 months between two buybacks. ये ऑप्शन सही है. कौन सा वाला? B is correct, है ना? SR OR पास करके भी तुम दूसरा बायबैक विदिन 1 year नहीं कर सकते हो. आगे बढ़े. 25. स्वागत हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, public company, defaulted in the repayment of last 2 installments of the term loan availed from National Commercial Bank. इनके लास्ट के 2 लोन मतलब 2 इंस्टॉलमेंट बैड हो चुके हैं. On 30th September 19, they cleared all dues by repaying it. When can it issue? DVR section 43 वाला. तो 43 में बच्चों बहुत सारे पेमेंट्स का पावर देकर रखा था कि तुम्हारा कुछ भी ड्यू नहीं होना चाहिए तो तुम DVR दे सकते हो, हाँ या ना? ओके, उसमें तुम्हारे आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी पेमेंट्स भी थे. ओके, ये चेक करो यहाँ पे सेक्शन तुम्हारा 43 वाला काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में DVR, दिस वन. ओके, क्या क्या मतलब आई एम जस्ट क्विकली सी, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू. हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेइंग डिविडेंड और प्रेफरेंस ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक व्हिच इज ड्यू और इंटरेस्ट देयरऑन, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड क्रेडिट टू IPF. इसमें कुछ भी तुम्हारा ड्यू नहीं होना चाहिए. अगर ड्यू हुआ देन दे कैन इशू DVR ओनली after 5 years from the end of the financial year in which the loss was made good. जो भी डिफॉल्ट पे किया वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद 5 साल के बाद they can issue DVR. yes, चेक करो, खतरनाक ऑप्शन है. upon expiry of 5 years from the date on which default was made good, upon expiry of 5 years from the end of the financial year in which default was made good. yes, बहुत बच्चों अच्छे लेवल पे तुमको पढ़ाई करना पड़ता है. cooling period for issue of fresh shares. पढ़ो पूरा लाइन पढ़ो. फर्दर इशू, नया शेयर नया इशू करने के लिए. बायबैक क्या लेने के लिए होता है, इशू तो देने के लिए होता है ना? यस, आगे बढ़े 1. तो 25 का बच्चों आंसर था C. 26, राधा, the original allotee of 2000 equity shares in Murti Mechanical Toys Private Limited has transferred the same to Ruchi. No problem. The instrument of transfer सेक्शन 56 के आसपास फिर से है ना, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, डेटेड 21st August 2020, duly stamped and signed by Radha, was handed over to Ruchi. Radha is transferor, Ruchi is transferee. Advise Ruchi transferee regarding the latest date by which the instrument of transfer all of shares that must be delivered to the company. I think it was 60 days, 60. Delivery of instrument of transfer to the company to be done within 60 days
फिर उसके बाद कंपनी विद इन 30 डेज ने शेयर सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए था। सेक्शन नंबर 56 के रूल्स वगैरह है वो। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर का क्या था? एडीटी क्या था फॉर्म नंबर? SH4 है क्या? SH4 इंस्ट्रूमेंट करेक्ट। और यहाँ पे तुमको देख रखा है विद इन 60 डेज, किधर गया किधर गया किधर गया, यस विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर डिलीवर ऑल ऑफ यू? टाइम लिमिट is 60 डेज। तो 60 डेज अगस्त में साइन किया तो 2 महीना, सितंबर अक्टूबर, आंसर इज व्हाट बच्चों? अक्टूबर। अक्टूबर का एक ही ऑप्शन है, यस। आगे बढ़े। 27 श्रीम लक्ष्मी ज्वेलरी स्टोर प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 27th August 2020 with 30% of subscribers चलता to the memorandum of association and authorized share capital 1 crore divided in time pass. Each subscriber subscribe for 1 lakh shares चलता। Advise company about the date by what date it needs to deliver share certificates। पहले वाले बच्चों ओरिजिनल वालों को 2 महीना लिखा है और नए वालों को क्या होता है 1 महीना। देन देयर इज अबाउट डिबेंचर्स और तीसरा केस क्या था? पब्लिक ऑफर। चेक करो तुम्हारे 4 केसेस थे, ये चेक करो। सब्सक्राइबर 2 महीना देख रहा सभी को, 2 महीना। देन नया कुछ अलॉटमेंट रहा, करेक्ट, ये वाला फिर से 2 महीना कंपनी ने दिया तो बराबर है। मेंबर टू मेंबर दिया गया रहेगा तो 1 मंथ और डिबेंचर के लिए 6 महीना। सब्सक्राइबर बच्चों कितना बोलो? सब्सक्राइबर के लिए क्या बच्चों? 2 मंथ्स, हाँ या ना? तो कब बनाया है कंपनी? अगस्त, तो 2 महीना फिर से सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का फिर से तुम्हारा एक ही ऑप्शन है, हाँ या ना? तो 27 अक्टूबर। आगे बढ़े। केशिका the original allotee and owner of 1000 equity shares of 50 each in Modern Business Private Limited wanted to transfer these shares to a younger sister Vanshika by way of gift। कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can obviously transfer shares by gift। ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि there has to be consideration in exchange। She completed the transfer deed in all respects and delivered the same to the company। ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर ही है ना, गिफ्ट डीड इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो कंपनी अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए बाय 17 जुलाई। However, the company did not register the transfer after expiry of more than 1 month। करेक्ट है ना? कंपनी को टाइम के अंदर दिया तो कंपनी के बच्चों यहाँ के क्या करना चाहिए? 30 डेज के अंदर तो नोटिस भेजना चाहिए रिफ्यूजल, या फिर 30 डेज के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए था। याद आ रहा है? और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओके। 1 महीने के बाद भी बच्चों ने कुछ दिया नहीं उसको शेयर सर्टिफिकेट, नॉर डिड इट सेंड एनी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। द लोन रिमाइंडर मतलब ओनली रिमाइंडर टू द कंपनी रिमेन्ड अनआंसर्ड। मतलब यहाँ पे बच्चों कंपनी को कोई भीख नहीं दी, भाव नहीं दी। An appeal is to be filed against company against company to what? NCLT against failure to register transfer of shares of the said shares। ये 57 50 59 के आसपास आता है। 57 was what? Personation क्या? And 58 is for appeal for refusal। 58 में जाना पड़ेगा। उसमें तुम्हारे 2 टाइप थे, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है 90 डेज का, यहाँ पे अपने को मिलता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग आवर इंस्ट्रूमेंट। अभी होगा क्या प्रॉब्लम? कंपनी ने यहाँ पे तुमको कुछ नोटिस दिया कि रिफ्यूजल का? नहीं दिया, बराबर के नहीं? तो कम टू दैट डायग्राम अपना था ये वाला बेस्ट, सेक्शन 58 प्राइवेट कंपनी। देखो बच्चों, सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, ओके, तो 30 दिन के अंदर हम करेंगे अप्लाई टू एनसीएलटी। अगर हमको नोटिस भी नहीं मिला है रिफ्यूजल का तो 60 डेज हम करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ व्हाट? योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो झेपा के नहीं झेपा? ट्रांसफर ही ने बच्चों वो शेयर क्या जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कंपनी को दिया, है ना? कंपनी ने रिप्लाई किया क्या? नहीं। तो बेसिकली हम रुक रहे हैं 30 डेज के लिए। 30 डेज में बच्चों ना हमको नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया ना ही शेयर सर्टिफिकेट आया। तो जिस दिन हमने इशू किया था, जो ट्रांसफर करवाया, जो डिलीवर करवाया था इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर, वहां से विद इन 60 डेज वी कैन गो टू द ट्रिब्यूनल। क्लियर? अभी तुम्हारे केस में बच्चों प्राइवेट कंपनी है ना, हाँ या ना? तो गो विद इन 60 डेज। अब चेक करो केशी का, इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर जाएगा या ट्रांसफर जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएलटी को बच्चों अप्लाई कौन करेगा? ट्रांसफर या ट्रांसफर? व्हाट डू यू थिंक? ट्रांसफर करेगा या ट्रांसफरी? तो वो कौन, तो जिसने कंपनी को भेजा, हाँ, एनसीएलटी को कौन अप्लाई करेगा?
कम टू पेज 4.13। चलो इधर 3 स्टार दे दो फिर से। अरे नहीं बधिर, ट्रांसफर या फिर ट्रांसफरी कंपनी को दे सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर। कोर्ट के पास जाने के लिए किसका राइट मर गया है, मतलब किसका अधिकार मारा जा रहा है? ट्रांसफरी बच्चों, ट्रांसफर को पैसा दे चुका है कि नहीं? ट्रांसफर ने यहाँ पे परमिशन दिया कि नहीं पेमेंट, मतलब हाँ भाई इसको शेयर दो, फिर भी ट्रांसफर को नहीं मिल रहा है ना पेमेंट, सॉरी शेयर। अरे समझ रहे कि नहीं? हु इज द अग्रीव्ड पार्टी? यूज कॉमन सेंस। हु इज द अग्रीव्ड पार्टी? अग्रीव्ड ट्रांसफरी। ट्रांसफर को पैसा मिल गया, ट्रांसफर ने अपना काम कर दिया ऑफ साइनिंग द ट्रांसफर, क्या वो SH4 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर। ट्रांसफर को बच्चों यहाँ पे अपना क्या नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा है, शेयर उसके नाम से रजिस्टर नहीं हो रहे। अरे हाँ या ना? तो ट्रांसफर ही जाएगा। और यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी स्टार मार्क कर दो इधर कि ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी बच्चों डिलीवर करवाएंगे क्या? डिलीवर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर टू द कंपनी। कुछ समझा कि नहीं समझा? दो केसेस है, कंपनी को कम्युनिकेट करने के लिए दोनों जा सकते हैं, कोर्ट के पास जाने के लिए कौन? ट्रांसफर ही जाए। क्लियर? यस, झकास। ऑप्शन केसी का बच्चों ट्रांसफरर थी और वंशिका ट्रांसफरी है, तो कौन जाएगी? वंशिका एज ट्रांसफरी एंड पोटेंशियल ओनर हैज द राइट टू फाइल एन अपील विद एनसीएलटी। दोनों जाएंगी या फिर एनसीएलटी जाएंगी? मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है। इट वाज नॉट अबाउट आल्सो अबाउट टाइम लिमिट, इट वाज अबाउट हु विल गो टू द कोर्ट। द ट्रांसफरी विल गो टू द कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़े। 29, Vanita Watches Limited public company proposed to issue sweat equity to 5 of its employees, obviously for the value additions made by them in terms of time pass. The period for which employees would have been allotted the said equity shares cannot transfer them. Basically lock-in period. Sweat equity का बच्चों lock-in period कितना है? 3 years. वो देखना है क्या उसको? 54, very good. Lock-in, it is not transferable for 3 years. ठीक बच्चों, सेक्शन 54 आगे बढ़े। 3 years, ऑप्शन बी। 30th, पृथ्वी सीमेंट्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी desirous of issuing debentures carrying voting rights। कुछ संबंध नहीं डिबेंचर्स और वोटिंग राइट्स, स्कोप ही नहीं है। इवन इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी और एनी टाइप ऑफ कंपनी, डिबेंचर और वोटिंग राइट का बच्चों कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो बताओ कौन सा सही रहेगा? हमको बस ना वाला देखना है। कैन नॉट इशू डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स, बात खत्म। कम टू ऑप्शंस। 21 बताओ। 21 चेन्नई, 22 दिल्ली, 23 दिल्ली, 24 बॉम्बे, 25 चेन्नई, 26 चेन्नई, 27 चेन्नई, 28 बॉम्बे, 29 बॉम्बे, 30 दिल्ली। फंटास्टिक, मजा आ रहा है। तो आगे बढ़ते 31 पे। While making an application to tribunal for seeking its confirmation in respect of extinguishing the liability of ₹3 per equity share, कौन सा केस है ये? Reduction of share capital. Majorly Published Limited has to file a certificate along with the application. ये तुम्हारा इसका वाला liquidity वाला क्या था वो? Along with the application that accounting treatment proposed by it for reduction is in conformity with accounting standards specified in the prescribed section. Advise the company as to who can issue such certificate. Auditors can issue ना बच्चों, ऑर्डर ने देना चाहिए सर्टिफिकेट की। अब ये जो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं फॉर दिस पर्पस, इट इज इन कंफर्मेटिंग मतलब मैचिंग एंड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गो टू योर स्टडी मटेरियल इफ यू वांट। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में देखो, आ जाओ 66 पे। 66 ना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय एसआर टू बी कंफर्म्ड बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, by passing SR, it can extinguish or reduce liability of any of its shares in respect of any share जो paid up नहीं है, either with or without extinguishing reducing the liability on any of its shares। ये भी ठीक है।
यहाँ पे आओ, तुम्हारा कौन सा 66(3) के अंदर, ओके चेक करो। द ट्रिब्यूनल में, मतलब तुमको ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना है ना आफ्टर पासिंग एसआर, बराबर है। द ट्रिब्यूनल में, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द डेट और क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर हैज बीन डिस्चार्ज, जैसे तुमने खुद को पैसा दे दिया और क्रेडिटर को नहीं दे रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। खुद को मतलब क्या, तुम्हारा लायबिलिटी कम कर रहे हो तुम। Make an order confirming the reduction of share capital on such terms and conditions as described. आगे, it is provided that proviso that no application for reduction of share capital shall be sanctioned by tribunal unless the accounting treatment proposed by the company for reduction is in conformity with accounting standards, specified in section 133. 133 is about accounting standards or any other portion of this act, and a certificate to that effect. सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट समझता है क्या? मतलब सर्टिफिकेट इशू किया, हाँ भाई कि इसके लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, will be given by companies auditors. तो सेक्शन 66 के अंदर सबसेक्शन 3, ओके, पेज नंबर 4.43 ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल अगर चाहिए रहेगा तो 66(3) एंड पेज 4.43 ऑफ ICAI क्या कहता है? कौन मुझे देगा वो सर्टिफिकेट? ऑडिटर, ओके क्लियर डिलिया? आगे बढ़े, चलो। A reserve account shall not be used by company for any purpose other than repayment of deposit. Deposit repayment reserve account टाइम पास, डिपॉजिट में है, डिबेंचर में नहीं है। हम डिपॉजिट ना लिखा ना क्वेश्चन में। सो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, चलो मुझको बताओ कितना अमाउंट डालना पड़ता है इसमें हर साल? 20 or 25? 20% of all the amount due within the financial year, करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा आप उसको डेट बताओ कब तक डालना पड़ता है? 30 अप्रैल। तो अप्रैल इज न्यू फाइनेंशियल ईयर है ना, तो अप्रैल में डालोगे इन द करंट ईयर जितना भी उनका ड्यू होने वाला है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वगैरह, हाँ या ना? तो दैट इज डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, 20% ना, 20% ऑफ ऑल द अमाउंट ड्यू, ओके। आगे बढ़े क्या? इंपॉर्टेंट 33, द वर्ड बच्चों नॉर्मली यूज, नॉर्मली इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। Normally, no deposit are repayable earlier than for the date of such deposit or renewal thereof. Normally 6 months. इसलिए वही प्रॉब्लम है इनका, ये क्वेश्चन एक्चुअली फालतू है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसे कैसे वर्डिंग आएगा। अगर स्पेशली लिखा तो 3 मंथ्स, नॉर्मली 6 मंथ्स, और मैक्सिमम कितना होता है? 36 मंथ्स। डिपॉजिट बच्चों 36 3 साल, हाँ या ना? चलो अब तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ, 3 महीना कब हो सकता है? 3 महीना का डिपॉजिट विद इन 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। तो वर्डिंग क्या है उसका? शॉर्ट टर्म वर्किंग रिक्वायरमेंट, और उसमें और एक कंडीशन है दैट दिस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड सम परसेंटेज ऑफ PUC and SPN paid up capital, free reserves and securities premium account। कितना परसेंटेज? अगर 3 और 6 महीने के बीच में देना है तो 10%, दैट इज सीलिंग लिमिट 35%। टोटल अमाउंट, क्वेश्चन समझेगा मेरा? टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो शॉर्ट टर्म के विद इन 3 या 6 महीने का, दोस्त टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट का अमाउंट कितना हो, क्वांटम कितना हो सकता है? 10% है ना, दिखाऊं क्या? इधर गया इधर, टेन परसेंट बच्चों, ठीक है? तुम्हारा रूल नंबर 3 के आसपास कुछ तो है वहां पे, दिख रहा क्या? क्या हो गया? स्टार मार्क क्यों? डब्बे में, ठीक है? बट नॉर्मली इज व्हाट बच्चों? नॉर्मली 6 मंथ्स, ठीक है? वो क्या तुम्हारा वर्डिंग था? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, ठीक है? और 10%, ये याद रखो, ठीक है? आगे बढ़े क्या? तो नॉर्मली बच्चों आंसर में फिलहाल लिख रहा हूँ मैं 6 मंथ्स। 34, रेडी? भूमि रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी accepted deposits from its members. There is no default in repayment of such deposit on their maturity. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सब भाई वो लोग पेमेंट कर रहे हैं। The statutory amount to be deposited by company on or before 30th April each year in a specified account opened with its bankers till deposits are fully paid.
अब आएगा तुम्हारा परसेंटेज 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 20%, ठीक है 20%, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, a limited company is accepted deposits of various tenures, अलग अलग टर्म के 6 महीना 12 महीना 15 महीना 2 साल 3 साल from time to time. The current register of deposits maintained at its registered office is complete, मतलब उसमें रिकॉर्ड सब है। अब क्वेश्चन है ये रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट कितने साल के रखना है? 8 years from the financial year in which the latest entry of the register is made। हाँ ना बच्चों, 8 साल। 36, Dream World Limited, Entertainment Limited, public company, has accepted deposit worth 50 lakhs from public on 1st April for a period of 24 months. Ready? ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। That is, repayment will be done on 31st March 21. No problem, 2 साल का है। The rate of interest payable on such deposit is 9% per annum. One of the very good question. One of the depositors, Mr. Aman, requested the company on 1st June 20 for premature repayment of deposit of rupees 6 lakhs. बच्चों अगर premature withdrawal है deposit का तो क्या होता है? वाह, याद नहीं आ रहा। तो तुमको 1% का पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी लगेगा मतलब तुमने अभी इन द क्वेश्चन कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9%, तुमको मिलेगा 8% से पर, और एक कंडीशन था उसकी 6 months is considered as 1 year और फ्रैक्शन ऑफ 6 months is not considered as a year। मतलब क्या, अगर तुम्हारा टेन्योर बच्चों इन द क्वेश्चन 2 साल का है, पर इसने कब बच्चों, अब ध्यान देना, उसने कब डिपॉजिट किया? अप्रैल 19 को, बराबर है। उसने कब डिमांड किया? 1 जून 20 को, मतलब 1 year 3 months, हाँ या ना, 1 year 2 months मान लो, चलो जो भी है। तो उसको कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 year का ही मिलेगा, not 1 year 2 months and not also 1.5 years, not for 2 years। अगर डिमांड करता आफ्टर 1 year 7 months तो उसको 2 साल का मिलता। फ्रैक्शन ऑफ 6 months इज एंटायर ईयर वाले बात, ओके, और कंप्लीटेड 6 months इज 1 year, बट व्हाटएवर सेड एंड डन तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिलेगा। क्लियर? तो इन द आंसर फिलहाल क्या आंसर रहेगा अपना? 12 months 8%। यस, चलो देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ बच्चों 12 months 8%। बाकी का क्या दिया है? ये तो गलत है कि भाई हम रिपेमेंट नहीं कर सकते हैं प्री मैच्योर। 9% 12 months है, 8% 12 months है, 8% 14 months है बच्चों। 8% 12 months is the correct answer। yes, चलिए, और सोर्स अपन ने सब दिया ना, यहाँ पे सबको देके रखा है ना, डिपॉजिट ना, प्री मैच्योर विड्रॉल, रूल नंबर क्या है वो 15, 5 स्टार क्या करूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? रूल नंबर 15, प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। आगे जाओ। सुनीत स्पाइसेस लिमिटेड decides to raise deposits of 20 lakhs from its members, मतलब internally लेने का। However, it proposes to secure such deposit partially by offering a security worth rupees only 15 lakh. Which is following option is best? Discuss such deposit। Fully secured बिल्कुल भी नहीं है वो, unsecured partially, these cannot be classified as deposits only। unsecured बोलेंगे ना, there is no concept of partially ना, अगर थोड़ा सा भी बच गया we will call it as unsecured। 38, what is the maximum tenure for which a company can accept new or renew deposit from its members as a public? मैक्सिमम टेन्योर बच्चों होता है 36 months, 3 साल। हाँ, 39, रुचिता wants to renew her deposit। मस्त क्वेश्चन है ये, 4 मार्क करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखते कितने लोगों को याद आ रहा है। wants to renew her deposit of 5 lakhs। तुम लोग एक बार पढ़ के आए हो क्या? वन रीडिंग किया तुम लोगों ने? ठीक है। रुचिता wants to renew her deposit of 5 lakhs with cable concession limit before expiry of original period for availing higher rate of interest। ठीक है। The fresh period for which Ruchita is required to renew her deposit to be eligible for the higher rate of interest should be more than unexpired period। बाउंसर जा रहा है क्या? चेक करो। Longer than the unexpired period of deposit। Okay, ऑप्शन में क्या है? 1.5 times of unexpired, double the unexpired, 6 months, more or longer than the unexpired period has to show more than
अनएक्सपायर्ड पीरियड, इतना ही है। अपने टेक्स्ट बुक में देखना तो अपन देख लेंगे। रूल नंबर 15 सेकंड प्रोविजो, पेज नंबर 5.8 अपने टेक्स्ट बुक, मेरे खुद के टेक्स्ट बुक में क्या दिया है बच्चों, सिंपल है, हाईलाइट भी किया, 3 स्टार भी दिया उधर, पर तुमको तो कुछ पड़ी नहीं है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली डिपॉजिट रिन्यूड इज फॉर पीरियड लॉन्गर देन अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ अर्लियर डिपॉजिट। एग्जाम्पल सब लिख के दिया तुमको मैंने टेक्स्ट बुक में, ठीक है, यहाँ तक ये सब हो चुका था अपना, ठीक है एवरीबॉडी। सो सिंपल आंसर इज व्हाट, मोर देन अनएक्सपायर्ड पीरियड। ऑलराइट, आई एम नॉट गोइंग इनटू एक्सप्लेनेशन अगेन, फिर से यार, है ना। तो आंसर इज व्हाट, डी। आगे बढ़े, 40th, any person acquiring property on which charge is registered under section 77, public notice है कि नहीं है, shall be deemed to have notice of the charge from which date, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ या जिस दिन चार्ज रजिस्टर हुआ, जिस दिन चार्ज रजिस्टर हुआ दैट टाइम तुमने बच्चों आरओसी के साथ फाइलिंग किया है, एज सुन एज आरओसी के साथ फाइलिंग किया है, इट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, दैट्स व्हाई इट इज पब्लिक नॉलेज, है ना। तो बच्चों आंसर क्या रहेगा, एक्सपायरी ऑफ 30 डेज नहीं, डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं, डेट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी नहीं, डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। ऑप्शंस में आओ, ठीक है। थर्टी वन का आंसर क्या था, सी। 32 बॉम्बे, 33 बॉम्बे, हाँ देखो स्टार मार्क, मतलब वो नॉर्मली मिनिमम 10 या 6 महीने लिए उन्होंने। 34 सी, 35 चेन्नई, 36 चेन्नई, 14 मंथ दिया, मेरे हिसाब से गलत है, अब देखते हैं इसको, ठीक है। 37 का बताओ, पार्शियली, हाँ 37 बच्चों बॉम्बे ना, 38 36 सॉरी 36 में सी, और 39 डी, 40 भी किया था अपन ने, 36 ना, नो प्रॉब्लम, डिपॉजिट का है। अब स्टडी मटेरियल बहुत देखेंगे और उनको अपन बताएंगे कि भाई तुम ऐसे क्या जवाब दे रहे हो। डिपॉजिट चैप्टर नंबर 5 ना, करो 5.24 पे स्टडी मटेरियल पे 17 पॉइंट नंबर तुम्हारा, प्रीमोशन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट चेक करो। इन दिस रिस्पेक्ट, सेकंड पैराग्राफ दिखा सभी को, इट इज टू बी नोटेड दैट द पीरियड फॉर व्हिच डिपॉजिट हैज रन, मतलब जितना हो चुका है, if it contains any part of the year which is less than 6 months, then it shall be excluded, ठीक है। otherwise if that part is 6 months or more, it shall be taken as 1 year, ठीक है। तो अपने जो किया है बच्चों वो सही है, ठीक है। तो गलतियां वहां पे लग रही है मुझको स्टडी मटेरियल में, मतलब उनकी सारी एमसीक्यू बुकलेट में, क्लियर है। आगे बढ़े, अपन बच्चों 36 का आंसर वो सी ही ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल डेट कुछ गलत नहीं, बराबर 1 अप्रैल 19 से लेके तुमको मिलेगा 31 मार्च 20 तक का, ठीक है। चलो 41 रेडी बच्चों, टाइम पास क्वेश्चन है ये। An interest or lien created on the property or assets of a company or any of its undertaking or both as security is called as charge. 42. A charge was created by Cygnus Software Limited on its office premises to secure a term loan of 1 crore availed from Next Gen Commercial Bank Limited through an instrument of charge executed by both the parties on 16 Feb 19 को बच्चों का अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, लोन लेने का, देने का और चार्ज क्रिएट करने का। Inadvertently मतलब गलती से the company could not get the charge, कंपनी मतलब जिसने लोन लिया Cygnus borrower company could not get the charge registered with the ROC within the first statutory period। पहला बच्चों पीरियड 30, अगला 30 ना, पहला वाला 30 बच्चों नॉर्मल फीस, अगला वाला 30 एडिशनल फीस, अगला वाला 60 एड वैलोरम फीस, इसके बाद जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, क्लियर है। The company forgot within first period permitted by law and the default was made known to it by the bank with a stern warning to take immediate steps. The latest date within which the company must register
सो एज टू अवॉइड पेइंग एड वैलोरम फीस। बच्चों तो अपने को यहाँ पे शुरू करना है कि नहीं करना, किधर ये वाला पीरियड चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना। क्या बोला? अवॉइड बोला है ना, अवॉइड एड वैलोरम। यहाँ पे एड वैलोरम लगता है ना, तो वैसे देखा जाए तो टोटल अपने पास 60 डेज है। तो द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉट रजिस्ट्रेशन, क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से बच्चों 60 डेज, मार्च अप्रैल 2 महीना, 17 अप्रैल, बराबर है। गुड। 43, which one of the following transactions requires passing of OR only? Change name, SR, alter AUA, SR, reduce share capital, yes. नहीं, इधर भी तुम्हारा SR, declare dividends बच्चों, just ordinary business, not ordinary business, but yes, वहां पे SR थोड़ी चाहिए, तो declare dividend सही है कि नहीं है? 44, a resolution shall be a SR when votes cast in favor are not less than 3/4, are not less than dash the number of votes if any cast against. थ्री फोर्थ ऑफ टोटल होता है, और ऑप्शन में बी वेरी केयरफुल, खतरनाक, जितना अगेंस्ट में है उसके कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए फेवर में, ऐसा उनको कहना है ना। मतलब अगर मान लो अगेंस्ट में आप लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, अब 3/4 ऑफ टोटल, आगे सेंटेंस के आगे क्या दिया, वो डैश के आगे उन्होंने ऑफ टोटल लिखा है क्या, ऑफ टोटल वोटिंग ऐसा लिखा है क्या, जितना अगेंस्ट है उसके कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए फेवर में, तब जाके तुम्हारा SR पास हुआ। तो 3/4 इज ऑल्सो राइट, बट 3/4 ऑफ टोटल, बट फिलहाल दिया क्या फिल इन द ब्लैंक्स के आगे, द नंबर ऑफ वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट, तो अगेंस्ट के कितने टाइम्स फेवर में चाहिए, इनफैक्ट उसका वर्डिंग आई थिंक वैसा ही है, 3 टाइम्स, ठीक है, क्लियर, बी केयरफुल। ट्रिकी, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। 45, every listed company shall file with ROC a copy of report of each AGM within so and so days of the conclusion of AGM. First of all, give me section number. लग गई तुम्हारी, काय को नहीं, give me section number for this compliance. AGM लिया तो बताना पड़ता है कि हाँ AGM लिया, तो इसको बोलना पड़ता है लिस्टेड कंपनी से। लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 7। गुरुराज इधर ही है, 122, 121 है, 122, 122, 122 बच्चों, रिपोर्टिंग ऑफ AGM टू ROC, ऐसा कुछ लिया वर्डिंग। और 122 अगला चैप्टर चालू हुआ क्या फिर? 122 तुम्हारा ओपीसी वाला, सॉरी, सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी, वाक्य तो सेकंड लास्ट सेक्शन था, ऊपर तुम लोग वहां पे पहुंच गए थे, बराबर है। क्या लॉ सेक्शन क्या बोलते हैं 121? 30 डेज, 30 डेज ऑफ होल्डिंग ऑफ द AGM, तुमको बताना पड़ता है कि हमने एक्चुअल में AGM लिया। आगे बढ़े। 46, द AGM shall be called by giving 21 days clear notice. However, it can, ये अच्छे क्वेश्चन है, by giving shorter notice. If members entitled to vote at that meeting give their consent in writing चाहिए, or even by literary mode. In such cases, how many members have to give their consent? 95% या 90 या 95? 90, 95 भी है क्या ऑप्शन में? 95 आई थिंक इज फॉर चेंजिंग ऑफ लोकेशन के लिए कुछ था क्या? अनलेस ये कौन सा कंपनी? नहीं सबका चेंज है ना। सुमित बोल रहा 95, इसके फॉर व्हाट पर्पस? फॉर गिविंग शॉर्टर नोटिस। सेक्शन 90, सेक्शन 96 में है ना हम लोग, 96 की बात रहेगी ना ऑब्वियसली, 96(2) में शायद, लेट मी चेक यार, ये ना थोड़ा सा नंबर दिमाग खराब हो रहा है। तो शॉर्टर नोटिस 101 में है क्या? सॉरी 101 में, ओके। 95 फॉर गिविंग शॉर्टर नोटिस, और उसमें और एक था, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, अनलिस्टेड कंपनी कैन चेंज देयर लोकेशन ऑफ AGM, मतलब आउटसाइड देयर सिटी, उसके लिए कुछ कितना परमिशन? ROM के लिए नहीं, ROM के लिए 110 रजिस्टर्ड मेंबर्स का अगर चेंज करवाना है तो। ऑल मेंबर्स है क्या उसमें?
उसका भी 95 या 100% है। अगर तुमको सिटी के बाहर एजीएम करवाना है तो क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या मेरा? लिख के दिया कि नहीं, मेरे को याद नहीं है सब चीजें तुमको मैंने। तुमको उसको 96 में देखना पड़ेगा। 101 का शॉर्टर नोटिस बच्चों 95%। ओके ठीक है, चलेगा। आगे जाओ मैं। 95%। 47 रेडी बच्चों? 47 डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड, ध्यान देना, should be paid within so many days of date of declaration, 30 days. 48 which of the following amount need not be credited to IEPF? अनपेड डिविडेंड तो जाना ही जाना है, मच्योर डिपॉजिट भी जाना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मच्योर डिबेंचर्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जाना पड़ता है, देना पड़ता है। 49 amount to be transferred to reserves out of profits before any declaration of dividend is completely at the discretion of the company. ऐसे कुछ रूल क्या नहीं है कि इतना देना ही है। 50th ready? The authorized and paid up share capital of Avantika Ayurvedic Products Limited public company 50 lakhs. Authorized and paid up. Its AGM held on 24 September. Company declared dividend ₹2 per share by passing OR. No problem. Mention latest date by which amount of dividend must be deposited in a separate bank account maintained with a scheduled bank. सुमित का आंसर बराबर। पहले 5 टोटल 30 डेज के अंदर पेमेंट, टोटल 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट 7 डेज। उसके बाद 90 डेज के अंदर टोटल तुमको स्टेटमेंट देना पड़ता है आरओसी को, और जो तुमने यूडीए में डाला था वहां से 7 साल तुम खुद के पास रख सकते हो, फिर गवर्नमेंट को। तो ट्रांसफरिंग टू अ न्यू अकाउंट, तुमने जैसे डिक्लेयर किया पैसा बाजू में निकालो 5 डेज। वेरी गुड सुमित। 3 डेज किधर भी नहीं है, 3 डेज किधर भी नहीं है। To 24 September 5 days, 24 and 5 29. Very good Sumit. Yes still here? 41 बताओ। 41 का क्या आपने टिक मार्क किया था? 7 डेज यूडीए के लिए है, तुमने 30 दिन का पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद विद इन 7 डेज अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो ना। मतलब तो पहला ट्रांसफर किधर है? सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट के लिए, दैट इज विद इन इमीडिएटली 5 डेज, दैट इज एप्लीकेबल फॉर फाइनल डिविडेंड एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड। वो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है 5 डेज वाला, बहुत फुकट का कंफ्यूजन होता है। चलो 41 का अपन ने क्या ऑप्शन टिक मार्क किया है? चार्ज बी 42, बॉम्बे 43, दिल्ली 44, बॉम्बे 45, बॉम्बे 46, दिल्ली 47, चेन्नई 48, चेन्नई 49, दिल्ली 50, अहमदाबाद। वेरी गुड, वेरी नाइस। 50 हो गया, 51 पे आओ। कुछ भी नाम देते हो। द डायरेक्टर्स ऑफ सिल्वर टंग सॉल्यूशंस लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, हाँ या ना? proposed dividend at 18% on equity shares for the financial year 18-19. The same was approved by AGM meeting held on 30th September. Jagan was holder of 2,000 equity shares as on 31st March, but he transferred the shares to Rajiv on 8th August. Declare कब किया बच्चों डिविडेंड? 30 सितंबर को, बराबर है। और 8 अगस्त को कौन बन गया ओनर? राजीव। ओके, then Rajiv has sent the shares together with the instrument of transfer to the company for registration of shares in his favor only on 25th September. तो भाई ने कब भेजा? 25th September को भेजा। Is it within the due date? Yes. 30 days के अंदर भेजा उसने। The registration of transfer is pending on 30th September, मतलब उसका नाम आया क्या ROM में? नहीं आया, रजिस्टर मेंबर्स में उसका नाम नहीं आया। With respect to the dividend declared, correct action of the company will be which one? Dividend बच्चों is kept in abeyance or it is transferred to what? अनपेड डिविडेंड अकाउंट से कुछ है क्या? नहीं है। सेक्शन नंबर बोलूं क्या? 125 या 126? कुछ भी डालेंगे, वही है सेक्शन, वो रीला था ना इस अबेयंस। अबेयंस 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 क्या था? आप कतार में होल्ड में है तो आपका डिविडेंड होल्ड में रहेगा और पैसा किधर जाएगा?
वहां पे क्लियर सेक्शन का नाम ही है आई थिंक, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अरे हाँ या ना? तो तू जो कह रहा है आर्यन, एक्चुअली वो कैसा है कि डायरेक्टली ट्रांसफर को जा सकता है अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पे लिखा गया है बाय ट्रांसफरर कि मेरे बजाय ट्रांसफर को डिविडेंड दे दो डायरेक्टली। अगर ट्रांसफर ने अलाउ किया तो ट्रांसफर को डायरेक्टली जाएगा। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है देन द डिविडेंड इज केप्ट ऑन होल्ड, और वो अमाउंट कहां पे जाता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट पे जाता है। सेक्शन नंबर 126। यस चलिए, ठीक है एवरीबॉडी। तो अपन ये सब किया है। अगर उसका नाम पेंडिंग है आरओए में अपडेट करना रजिस्टर मेंबर्स में, तो बच्चों तो वो जो अमाउंट है वो जाएगा तुम्हारा यूडीए में। क्लियर? और अनलेस भी दिया मतलब उसके एक्सेप्शन में देखे रखे, यूडीए में नहीं जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर को जा सकता है। क्लियर? ऑल राइट। सेक्शन नंबर लिखो उधर 126 ऑप्शन सी, ट्रांसफर द डिविडेंड रिलेशन टू सच शेयर्स टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन थोड़े बड़े हो रहे हैं। 52, the board of directors of Jip Rice Pharmaceuticals Limited public company wished to declare interim dividend in the last week of July 18, जुलाई 18 के लास्ट वीक में। तो उसके पहले क्वार्टर कौन सा खत्म हुआ? जून खत्म हुआ ना, क्वार्टर 1 खत्म हुआ ना। द कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस, रूल नंबर देखो याद नहीं आ रहा, रूल 3 है क्या? हाँ वो ठीक है, बट देयर इज अ रूल नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है रूल 3 बोल रहा है। गुड, दोनों जगह पे रूल 3 है। दोनों जगह मतलब कौन सा? फाइनल डिविडेंड के लिए भी एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड के लिए भी सेम रूल है कि एवरेज ऑफ, अगर तुम जो भी क्वार्टर में इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो वो क्वार्टर के प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड पे लॉस सिचुएशन है तो तुम डिविडेंड दे सकते हो इंटरिम डिविडेंड, बट उसका रेट कितना रहेगा? एवरेज, नॉट मोर देन एवरेज ऑफ लास्ट 3 years। तो ड्यूरिंग 3 years। अच्छा, तो किसके अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड, incurred a loss in the current financial year at the end of, देखो यहाँ पे क्वार्टर 1 के एंड पे लॉस है। However, it is noted that during the previous 5 financial year the company has declared so and so rate of interest। हम लोग कौन सा लेंगे? प्रीसीडिंग 3 ना, तो हम लोग लेंगे बच्चों ये सब वाले। तो बेसिकली 12, 11 और 10 कितना आता रेट? वो पक्का ना? 10, 11, 12, 11 हाँ, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, रूल 3 बच्चों डिविडेंड का चैप्टर में क्लियर है यहाँ तक। बट इट इज ऑल्सो याद रखते हैं इंटरम डिविडेंड के लिए सेम ही है वो। तो आगे जाओ 53, मां कसम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है मतलब डिस्क्रिप्टिव में कि प्राइवेट कंपनी या फिर बाकी के कंपनी, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ कंपनी, सीएसआर कमेटी में कितने डायरेक्टर्स रहेंगे। Directors forming 1/3 of total, ऐसा कुछ भी नहीं है। At least 2 directors out of which 1 shall be independent, 3 or more out of which 1 shall be managing director, 3 or more out of which 1 shall be independent। ये सही है क्या? ठीक। और अगर उसमें कुछ एक्सेप्शन थे कि जो कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है तो वहां पे या 2 या मोर है कुछ तो था। और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 विल बी द सीएसआर कमेटी का ये सेटिस्फाइड। क्लियर? आगे बढ़े। तो अपन ने डी दिया बच्चों, ठीक है। 54, प्रोविजंस ऑफ सीएसआर आर एप्लीकेबल टू नेट प्रॉफिट 5 करोड़, देन 100 करोड़ था शायद, एंड 1000 करोड़ था। क्या क्या है? टर्नओवर 1000 लिखा है, नेट प्रॉफिट 1 करोड़ नहीं, नहीं तो यहाँ पे टर्नओवर वाला ही सही है। तो यू टेल मी, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ था, नेट वर्थ आएगा और टर्नओवर आएगा। नेटवर्क कितना है? सेक्शन 135 देखो 500 है और उसका फिर डबल टर्नओवर 1000। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है बच्चों? बी सही आ रहा है, ठीक है। 55, 1% company shall file a copy of duly adopted FS to the registrar। very important question और very good question also, but time pass है। FS हमको आरओसी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स within 180 days of the end of the financial year, क्योंकि बच्चों उसका एजीएम होता ही नहीं है। बाकी की कंपनीज को एजीएम के हिसाब से सबमिट करना पड़ता है, ओपीसी को एजीएम ही नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 180 days from the end of the financial year। 56, रेमा formed and occupied office of director, जो डायरेक्टर है इन रेम स्टेशनर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। शी इज नॉट अ मेंबर, शी इज नॉट अ नॉमिनी, व्हाट इज शी? डायरेक्टर है वो, ओके डायरेक्टर।
which deals in manufacturing and trading of various other. Rahman noticed a change provision. Very important. Star mark karo, amendment hai ye, which mandates that for financial year so and so current year, an OPC shall have to file annual return in form number MJT 7A. Important. MJT 7A is a summary वाला, मतलब तुम्हारा शॉर्ट वाला annual return है, ठीक है. Rahman is also one of the directors in another company which is also required to file its annual return in MJT 7A. उनका कहना है कि what is that other company जहाँ पे MJT 7A लगता है apart from OPC, that is small company बच्चों. तो ये अमेंडमेंट आया है कि स्मॉल कंपनी एज वेल एज ओपीसी को MJT 7A में एनुअल रिटर्न भरना है, ना कि MJT 7. बाकी सभी कंपनीज को MJT 7 है. तो उन्होंने देखो क्या किया, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी. तो स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी ओके नहीं, उनको MJT 7A आएगा. एवरेज, आई थिंक उसको एवरेज प्रोस्पेक्टस था, वैसे तुम्हारे एवरेज मतलब शॉर्ट एनुअल रिटर्न है. क्लियर. 57. Ayush Power Limited, public company, has reported NP of net profit of 7.5 and 3 crore in the financial year 17, 18 and 19. The board's report of the company for the year ended March 20th did not disclose the composition of CSR committee on the grounds that company is not required to consider CSR committee as NP in the immediately preceding financial year is less than 5 crore. मेरा ये क्वेश्चन याद आ रहा है तुमको अभी? क्या कहना है इनका लास्ट 3 साल में क्या प्रॉफिट है? 6, 7.5 एंड 3. तो उनका कहना है कि सीएसआर ही एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज हमारा एनपी इज लेस देन 5 करोड़. तो क्यों सीएसआर कमेटी एप्लीकेबल करवाए? लास्ट के 3 सालों में जब एक बार चिपक गया तो 3 साल तक रहेगा. तो इनको बच्चों तो यहाँ पे 6 करोड़ भी एप्लीकेबल हो गया था सीएसआर. उसके अगले 3 साल कुछ भी करो लॉस में भी रहोगे. अगर मान लो सीएसआर के रूल्स एप्लीकेबल है, उनको सीएसआर कमेटी बनाना तो पड़ेगा. क्लियर. सो इज लेस देन सर्टेन लिमिट्स एज पर सेक्शन 135. यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द गिवन सिनेरियो वेदर एक्ट ऑफ नॉन कंपोजिशन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीएसआर कमेटी ये सही है गलत है. नो, द एक्ट ऑफ कंपनी नॉट वैलिड इन लॉ एज एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर सीएसआर एंड डिस्क्लोज. इन्होंने लिखा है बच्चे एवरी कंपनी, ऐसा कुछ संबंध ही नहीं. इररिस्पेक्टिव of the profits on, ये गलत है definitely. Yes, the act of company is valid in law as per NP is less than 5 crore. No, the act of company is not valid in law as compulsion of and disclosure will be required only if the profits of the company are not less than 5 crore for a consecutive period of 3 financial years. The act of company is valid. Valid तो है ही नहीं बच्चों. Okay, तो कौन सा बच्चों? Option C will be correct. तो consecutive लिखा है, important वो भी. Consecutive 3 financial years. आगे बढ़े. 58. During the half year ended September 19, the BODs of Vidyut Manufacturing Limited has made an application to Tribunal Makasam for revision of accounts. कंपनी ने खुद बच्चों रिविजन के लिए अप्लाई किया है. 130 या 131? वॉलंटरी रिविजन ऑफ अकाउंट्स. उसमें तुम 8 साल पीछे जा सकते हो, 3 साल पीछे जा सकते हो. वॉलंटरी में 3 साल है, इनवॉलंटरी में 8 साल है. वो 8 साल से भी ज्यादा हो सकते हैं अगर तुमको ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बोला कि 8 साल से ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट रखो. यस क्लियर. तो वॉलंटरी रिविजन, टेल मी हु कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर वॉलंटरी रिविजन? डायरेक्टर्स. वॉलंटरी खुद डायरेक्टर्स लिखा है. डायरेक्टर्स, आई थिंक ओनली डायरेक्टर्स. मेंबर्स को और बुक्स ऑफ अकाउंट बच्चों को संबंध नहीं आता, याद है कि नहीं? मेंबर्स बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनको एफएस मिलेगा. बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकते वो. ओके, तो दे कैन नॉट, आई थिंक व्हाट, अप्लाई फॉर रिवीजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. याद आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 132 था वो, यहाँ पे लिख देता हूँ 132. आगे क्या आ रहा है? दे आर आस्किंग फॉर रिवीजन ऑफ मार्च 17. उन्होंने बच्चों कब रिक्वेस्ट किया? ध्यान देना, सितंबर 19 में उन्होंने रिक्वेस्ट किया फॉर 17. तो लास्ट 3 साल के अंदर आता है क्या? और तो लास्ट, सॉरी 132 तुम्हारा ये है ना, नाफरा 131. ठीक है, तो ये ध्यान देना, तुमने 19-20 में रिक्वेस्ट किया तो तुम्हारा कौन सा आएगा? 18-19, 17-18,
एंड 16, 17। तुम कौन सा रिक्वेस्ट कर रहे हो? एज एंडेड ऑन मार्च 17, मतलब कौन सा रिक्वेस्ट किया? पढ़ो ठीक से। हैज एंडेड ऑन, मस्त लोचा है। एज एंडेड ऑन मार्च 17 अलाउड है कि नहीं है? लास्ट 3 इयर्स का आ रहा है ना, तो आ रहा है उसमें, ठीक है। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2020, ले लो मतलब आज है ना, मिल के ले रहे इसको, ठीक। करंट ईयर में द बीओडी हैज अगेन मेड एन एप्लीकेशन, नहीं, एक साल में एक रिवीजन था फॉर रिवीजन ऑफ बोर्ड रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ईयर एंडेड मार्च 19, 18, 19 के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द वैलिडिटी। अब देखो, the act of the board is valid only to the extent of application made to revision accounts as board reports are not eligible for revision। ये गलत है। You can revise FS मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट एंड यू कैन रिवाइज बोर्ड, दोनों अलाउड होता है। हाँ ये ना, सेक्शन का नाम ही आई थिंक वही है। ओके, then B, the act of BOD is valid as application is made for revision in accounts and board report pertaining to 2 different financial year। भले वो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स का है, बट आई थिंक एक साल में एक ही रिवीजन चलता है। अब मैं देखेंगे ऑप्शन में, the act of BOD is invalid as the law provides for only one time application to be made in a financial year for revision of accounts, books of accounts या फिर board report। The act of board report is invalid as the application made for revision pertains to period beyond 2 years। ये तो लॉ ही नहीं है। The application made for revision in the board report is however valid in law। Chapter number 9, voluntary revision of accounts and BR board report। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारा 130 वाज इनवॉलंटरी, 131 वॉलंटरी। लास्ट 3 परसेंट फाइनेंशियल ईयर में तुम जा सकते हो बच्चों रिवीजन के लिए, हाँ या ना। और यहाँ पे तुमको क्लियर कट दिखा रखा था, एक साल में एक ही रिवीजन चलेगा। और क्या चाहिए तुमको ना, अच्छे से तुमको सब बताया मैंने कि करेक्ट। प्लस जो साल में रिवीजन करते हो वो साल के बोर्ड रिपोर्ट में तुमको डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है कि हमने ये साल में पिछले कुछ सालों का रिवीजन किया है, अरे हाँ या ना। ओके, the revised financial statement report shall not be prepared for or filed for more than once in a financial year। ये भी हो गया, तो ऑप्शन बच्चों सी तुम्हारा सही है। आगे बढ़े, 59, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड पब्लिक कंपनी has its shares listed on recognized stock exchange in India during current financial year ending on 31st March 20। SEBI has found some irregularities in the filings made by company। SEBI proposes to make an application to tribunal for reopening of books of account section। अभी जस्ट देखा अपन ने, अब ये तुम्हारा आएगा 130, जो बाहर वाले बोलते हो तो 130। You are as an expert are called upon by SEBI to advise which large financial year for reopening। कब रिक्वेस्ट किया बच्चों? उन्होंने रिक्वेस्ट किया है 1920 में। इसके पीछे तुमको जाना पड़ेगा बच्चों 8 इयर्स ऊपर का काम। हम लोग इसमें करते ना इनकम टैक्स में 7 इयर्स 10 इयर्स, बताओ 1920 तो अपन उल्टा करेंगे ना। अब देखो 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 11 क्या बोलते पंजा, पच्चा, पचका, 10, 11 हुआ क्या? 10, 11 बच्चों, ठीक है। 68, 11, 12 लग रहा तुमको? 11, 12 लग रहा? मम्मी, मम्मी मम्मी कर रहे हो? सुनो, मैंने कैसे किया 11, 12 में? ओके, तो देखो, तो मैंने क्या किया था, 18 लिया था। अच्छा मैंने 18 लिया ना, मेरी गलती है, 19 लेना चाहिए था एज 18, 19। तो 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12, yes you are right। खतरनाक, आगे बढ़े। 60th, Ganesh Company Limited, public company obviously, incorporate under Companies Act has J as director, Sagar independent director, Abhishek nominee,
Yash, whole-time director. Abhishek, you got a nominee. Wants to inspect books of account. Can any director check books of account? Yes, all directors can check, irrespective. All directors, irrespective of the type of director, can check, verify from the check books of account. और अच्छा, पर पूछा किसका? शंकर का पूछा है। वो डायरेक्टर किसमें है? गणेश में है। आया ना? और उसे रिक्वेस्ट किसके लिए किया? और सब्सिडरी ऑफ गणेश, इनका अलग ही लॉजिक है। ठीक है, ठीक है। उसको बच्चों सब्सिडरी के बच्चों कंपनीज का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है। कुछ बात समझी? इट इज ऑल्सो अलाउड विद प्रोवाइडेड permission of all the directors or permission of the board of directors. Okay, you are required to state whether Abhishek is eligible. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम्हारा क्या 129 में था क्या? वो क्या डायरेक्टर्स का इसमें था? वो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 128 में होगा ना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स अबाउट 128। चेक करो, मेरे टेक्स्ट बुक में 9.2 पे है। इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर को अलाउड है बच्चों। और अगर सब्सिडी का करना है तो ओनली बाय ऑथराइजेशन ऑफ बीओडीज। तो जेबा क्या प्रोविजो में आता है वो 128(3) के प्रोविजो में, 128(3) सेक्शन। ठीक है, 123 मैं वहां पे लिख रहा हूँ। चलो, तो क्या बोला? अभिषेक कैन इंस्पेक्ट ऑफ शंकर ओनली ऑन ऑथराइजेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक को संबंध नहीं। No, Abhishek being a nominal director can only inspect of Ganesh and not subsidiary. Yes, Abhishek can inspect books of accounts of Shankar only on authorization of by way of resolution board of directors. सही है तुम्हारा। और डी पढ़ लेते हैं। Yes, Abhishek can inspect only on authorization by way of resolution of members. Members का कुछ संबंध उसमें आता ही नहीं है। मेंबर परमिशन नहीं देंगे, डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बच्चे परमिशन देंगे। हो गया 60। अली हाँ, ऑप्शन में आते हैं, मतलब चेक करते हैं अपने क्या क्या कितना सही या फिर गलत कुछ हुआ है अपने साथ। 51 का आंसर बताओ बच्चों। चेन्नई 52, बॉम्बे 53, दिल्ली ओके 54, बॉम्बे 55, दिल्ली 56, आगरा है चलो 57, ये गलत है। ठीक है, सर कमेटी उनको करना ही पड़ेगा, अपन उसको स्टडी मटेरियल फिर से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 57, 58, वो है वो भी देख लेंगे अपन, नो प्रॉब्लम। दोनों देखने का मतलब कौन सा देखना है? 132 एंड 131 सेक्शन। 11, 12, 12 तो 59 का डी और 60 का सी। ओके, अपने को क्या देखना है? क्या हो गया? 132 सीएसआर कमेटी के लिए ना। ठीक है, देखते हैं। तो सीएसआर का कमेटी का देखना अपने को। सीएसआर कमेटी के लिए सीएसआर कमेटी मींस सीएसआर कमेटी है यहाँ पे आ जाओ 9.3, मतलब अगर स्टडी मटेरियल में देखना तो कंपनी रिक्वायर्ड टू कंसिडर सीएसआर कमेटी एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। नेट वर्थ या फिर टर्नओवर ऑफ सो एंड सो shall consider CSR consisting of 3 or more directors, है ना, out of which at least one shall be independent। अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो 2 या फिर उससे ज्यादा तुम्हारे डायरेक्टर हो सकते हैं, मतलब तुम्हारा प्राइवेट कंपनी के लिए वही है। और कुछ दिया है क्या दिया? हाँ, अरे पर वो निकलना भी चाहिए ना, वो तो एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके बाद नहीं है। तो इनको भी अपने जो क्वेश्चन था उसमें एप्लीकेबल हो गया था, उसके बाद छोड़ना तो इमीडिएटली छोड़ना नहीं था ना। पर एक मिनट रुको, स्टेटमेंट से दिखा रहा हूँ, उन्होंने स्टेटमेंट से दिखा रहा हूँ, उन्होंने देखो लॉस का भी लिखा है। अगर कोई कंपनी को 1000 करोड़ का टर्नओवर था बट लॉस हुआ है उनको इन वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, तो क्या उनको सीएसआर करना पड़ेगा? आंसर इज यस। मतलब अगर अभी करंट ईयर में उनका क्या है, जो भी टर्नओवर मान लो 1000 करोड़ से ज्यादा था,
बट इन करंट ईयर उनको लॉस हुआ है, तो लास्ट ईयर वगैरह जो भी था टर्नओवर तो था, तो फिर भी उनको करंट ईयर में सीएसआर कंप्लाई करना पड़ेगा। इफ एनी वन ऑफ द थ्री क्राइटेरिया टू गेट सेटिस्फाइड देन कंपनी हैज टू मैंडेटरी कंप्लाई विद सीएसआर प्रोविजन। और जैसे सीएसआर प्रोविजन करना पड़ता है मतलब सीएसआर का कमिटी भी तो रखना ही पड़ेगा। ओके, हेंस द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सीएसआर बेस्ड ऑन इट्स टर्नओवर। द मियर फैक्ट दैट अगर कंपनी को लॉस हुआ है इन एनी वन ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स will not be considered for determining applicability of CSR, मतलब CSR लगेगा। और आगे उन्होंने दिया, चेक करो every company which ceases to be a company covered under subsection 1 of section 135 for 3 consecutive financial years shall not be required to constitute a CSR committee। क्लियर कर दिया। पर लास्ट 3 कंटिन्यूस सालों में कोई भी उसका कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन सा? टर्नओवर, नेटवर्थ एंड नेट प्रॉफिट। तो ही उनको चौथे साल में बच्चों फोर्थ ईयर में सीएसआर कमेटी या फिर सीएसआर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो व्हाट वी हैव रिटन इज करेक्ट एज पर, यू कैन राइट डाउन दिस रूल 3(2) ऑफ सेक्शन 135(1) के लिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ तुमको टेक्स्ट बुक में। कौन सा था? 58 था ना अपना क्वेश्चन नंबर, पहले 57। सेक्शन 135 उसके लिए सबसेक्शन 1 रेड विद रूल 3 सब रूल 2। और अगर पेज चाहिए पेज 9.36 ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल। ठीक है, ऑलरेडी लिया। और फिर से ऑप्शन पढ़ते एक बार अपना, मतलब वो वही का वैसे का सेम टू सेम दिया गया अपने को। तो इनका एक मिनट देखो, उनका क्या था टर्नओवर नेट। हाँ, तो नेट प्रॉफिट क्या है? 6 करोड़, 7.5 करोड़, 3 करोड़। ठीक है, मार्च 17, 18 और 19। अब मुझको बताओ। हाँ हाँ, तो लास्ट के 3 साल मुझको बताओ। अभी मार्च एंड ईयर एंड एंडेड मार्च 20 मतलब 1920, करेक्ट? तो 1920 के लास्ट 1920 के लास्ट 3 सालों में एक बार भी कभी सीएसआर आया था क्या? आएगा ही ना। या फिर आई से अदर वे अराउंड मार्च 20 एंड वाले फाइनेंशियल ईयर में सीएसआर तब नहीं आएगा जब उसके पिछले तीनों सालों में कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए थे। प्रॉफिट तो है पर 7.5 करोड़ का, तो आएगा, मतलब सीएसआर शुड बी देयर इन द करंट ईयर। ओके, तो ऑप्शन देखते एक बार। नो, द एक्ट ऑफ कंपनी इज नॉट वैलिड इन लॉ as compulsion disclosure of compulsion CSR will be required only when the profits are not less than 5 crore for a consecutive period of 3 financial years. Yes? और दूसरा उन्होंने अपने को कौन सा गलत दिया था? 131 वाला ना, यही वाला है क्या? उन्होंने आई थिंक क्या चूज किया था? बी चूज किया उन्होंने, कि वो 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स का, इसलिए 131 ना। 131 बच्चों चेक करो क्या बोला है। They may prepare revised FS or BR in respect of any of the 3 preceding financial years after obtaining from tribunal. Number of times revision and recast. For the provided such revised FS or BR shall not be prepared or filed more than once in a financial year. यही वाला है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो अगेन 9.18 पे तुमको देख के रखा है। तो कंपनी has revised FS or BR according to any of the 3 preceding financial years, then such revised FS or BR, as the case may be, shall not be revised again for the period it has been so revised. Further, such revised FS or BR shall not be prepared or filed more than once in a financial year. तो 1 रिविजन 1 ईयर, और अगर एक बार का रिविजन हो चुका तो उसको फिर से हम रिवाइज नहीं कर सकते, है ना? हाय हाय या ना? तो अगेन मेरे हिसाब से बच्चों तुम्हारा ऑप्शन सी ही सही है जो अपन ने किया। आगे बढ़े। 61 कूल, रेडी? फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर क्या चाहिए? स्पेशल नोटिस, ऑर्डिनरी नोटिस, neither ordinary nor special notice, approval of a central government is required. Special notice, no? Appointing somebody other than retiring
तो स्पेशल नोटिस चाहिए 140 में लिखना पड़ेगा तुमको 140 पर जो 4 तो क्लियर कर वर्डिंग में दिया है ना, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अगर उसके 5 या 10 साल हुए नहीं है, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर रेजोल्यूशन एट एजीएम appointing as auditor a person other than returning auditor. On receipt of notice of such resolution, the company shall send a copy to the auditor, where a notice is given to such of a resolution and returning auditor makes उसको बताना, उसको बात करने का मौका देना चाहिए। खत्म, उतना ही। स्पेशल नोटिस जरूरी है। क्लियर? पेज 10.20 ऑफ आईसीएआई स्टडी मटेरियल 140 सबसेक्शन 4। Just clear? Special notice is required। आगे बढ़े। 62 the auditor of a government company shall be appointed or reappointed by CAG, only CAG। सीजी का कुछ जरूरत है क्या उसमें? बिल्कुल भी नहीं, ओनली CAG। ठीक है। 63 अच्छा मुझको बताओ CAG का कितना डेज के अंदर अपॉइंटमेंट होता है? मतलब CAG हैज टू अपॉइंट ऑडिटर विद इन 180 days of the starting of the company 180 days of कितने कमेंसमेंट बिगिनिंग ऑफ द न्यू कंपनी के लिए सुमित में भी, पर वो बोर्ड है पहले आई थिंक, है ना? न्यू कंपनी का तो बोर्ड है, मेंबर्स है, फिर कैग है। बाकी के सेकंड ईयर के ऑनवर्ड तुम्हारे 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। 63 रेडी। Which of the following is service prohibited to be rendered by auditor? Section 144 design implementation of FIS, making report of members, compliance with auditing standards, reporting of audit। तो बेचारे के काम है, तो कौन सा काम नहीं अलाउड है? तुम्हारा वो इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करना। 64 the word firm for the purpose of section 139 include, good question। फर्म के लिए ना एलएलपी आएगा ना, बोथ इंडिविजुअल एंड ऑडिटर। सेक्शन 139 फर्म के लिए बच्चों एलएलपी आएगा ना। फिर आगे बढ़े। कैन देयर बी इंडिविजुअल फर्म आल्सो प्रोप्राइटरशिप? देखते हैं वर्डिंग्स में। चलो आ जाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। अगर हम 139 में देखेंगे एन इंडिविजुअल और अ फर्म ना, ऐसा लिखा है। हाँ और लिखा है ना, तो अलग अलग हो गया ना, मतलब वन ऑफ फॉर्म लिखते हैं ना। हाँ एलएलपी आना चाहिए। ये देखो क्लियर कर दिया, सॉरी 10.12 पे अपना तुम्हारा स्टडी मटेरियल में Here the word firm shall include LLP। ठीक है। 139.5 में रहेगा वो, आई थिंक whatever it is, but on page number 10.12 of study material। ठीक है। firm includes LLP, बस वो कंफर्म करने के लिए दे रहा था कुछ। पेज 10.12 of ICAI। ठीक है यादव? अरे हाँ 65 ready। In view of the fact that a private company enjoys number of privileges, Orange Pharma Limited having 20 members is proposing to convert itself into private। For this purpose, the company needs to alter its articles by inserting 3 restrictive clauses, बराबर है, as specified in 268 private company वाला, and the consequent change in the name of company requires SR and prior approval CG from public to private के लिए SR पर अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी को संबंध नहीं, एसआर प्रायर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, एसआर एंड प्रायर अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट को संबंध नहीं आता। ये आएगा पब्लिक टू प्राइवेट के लिए बच्चों गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ओके, सो दैट पावर में बी गिवन टू आरडी, रीजनल डायरेक्टर को दे सकते हैं वो, बट लॉ के हिसाब से बच्चों क्या है, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके,
66। अरे एक काम करते हैं, यहाँ से अदर लॉस चालू हो रहा है तो अपन अपने आंसर फाइनलाइज कर लेते हैं। कौन सा वाला? कंपनी वाला। ओके 61 स्टार मार्क कर दो उसको फिर से एक बार, ठीक है। दैट इज व्हाट, जस्ट स्पेशल नोटिस। 62 बॉम्बे, 63 ए, 64 एलएलपी, 65 यस चलिए। हाँ अच्छा क्या चाहिए तेरे को? इधर दिया नहीं है ना। तो एटलीस्ट कंपनी लॉ पेपर 2 में तो स्टडी मटेरियल में भी तुमको देख नहीं रखा कि कौन से प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है जिनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। उसमें थोड़ा सा बस एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट है कि कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको भेजेगा। A company shall within 30 days from the date of receipt of copy of the cost audit report furnished to CG। कंपनी बच्चों किसको देगी? CG को। अब ये कॉस्ट ऑडिटर किसको देगा बच्चों? कंपनी को, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। चेक करो तो रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स shall be submitted by cost accountant to the board of directors। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी अपने लॉ में तो यहाँ पे दिया नहीं, पर कभी आउट ऑफ सिलेबस पूछा तो तुमको वहां से करना पड़ेगा। कभी आउट ऑफ सिलेबस कैंडिडेट ने पूछा कि हाँ भाई तुमको सब आना चाहिए, तो ऑडिट का जो तुमको दिया लिमिट्स, आई थिंक कैटेगरी ऑफ बिजनेस के हिसाब से है, और फिर बाकी के लिमिट्स टर्नओवर के हिसाब से। तो टोबैको बिकॉम वो सब है ना, सिन गुड्स भी है ना, करना पड़ेगा। देखते ठीक है। तब आप चैप्टर 6 चार्ज, हाँ बोलो। अदर लॉस भाई वो भी 40 मार्क का है, वो भी अच्छा। इट इज एज गुड एज जीएसटी, मतलब 66 a contract a contract to save B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of certain sum of 500 रुपए। ये तुम्हारा सेव करने वाला है, मतलब मेक गुड द लॉस वाला केस है, हाँ या ना? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, हाँ या ना? गारंटी नहीं, क्वाजी भी नहीं, वॉइड भी नहीं। 67 SNB going to shop as says to shopkeepers C, let P have the goods. If it does not pay, I will guarantee. This contract of guarantee. 68. A contract by which one party promises to save other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or other। ये तुम्हारा फिर से वही चीज है, indemnity ना? नहीं। 69. Any guarantee obtained by means of misrepresentation, contract of guarantee की बात कर रहे हैं, made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part is called as invalid, not this word. It is what? Technical नाम उसका है invalid. It doesn't exist only. Okay, it is invalid. स्टार मार्क करके रखो इसको, इतना मुझको याद है। मार्क कर सब 70। वाह बेटा मस्त क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन लगा। सरद has recently shifted from Delhi to Noida। ये सब देखने का, ठीक है, नोएडा गए। During the shifting, some of the furniture was damaged। बच्चों पक्के से बेलमेंट वाला केस है, ट्रांसपोर्टर को सामान दिया तो बेलमेंट आता है। सरद gave the items to Asian Arts Greater Noida for repair, refabrication and painting। तो बेलमेंट आया ही आया। Asian Arts deals in sale of furniture or repair the law। It was decided that the whole work will be done on a lump sum amount of 50,000। क्या स्टोरी दे रहे लोग। In between this period, the workshop at Asian Arts caught a fire and there was no fault of the proprietors। Bailment में बच्चों the bailee has to take care as if उसका खुद का सामान है, and he is liable for damages, वो सब चीजें आती है, और you can see he is not liable अगर if he has taken care, ऐसा कुछ तो पॉइंट था। Okay, goods bailed by Sharat along with another person destroyed in this fire accident। Sharat has lost furniture due to fire। What is the correct statement considering there was no specific contract? मतलब कुछ अग्रीमेंट था क्या कि भाई तू कुछ भी कर ले, तू कितना भी केयर कर ले, कुछ भी कर ले, और मेरा लॉस हुआ तो आई विल रिकवर, ऐसा कुछ अग्रीमेंट नहीं था। Then Asian Arts is liable because fire took place at his place, is liable because bailment is ongoing, is not liable because risk of any loss during bailment is to be borne by bearer। बिल्कुल भी संबंध नहीं आता
is not available because fire is not due to any negligence on their part. कौन सा सही है? मेरे हिसाब से जो डी सही है, इस हिसाब से मैं तुमको आंसर दिखा देता हूँ ना, because they were not negligent. Okay, बेलमेंट में आते हैं अपन. ड्यूटीज ऑफ बेली में क्या है? टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड. ओके, ध्यान दो 151 and 152. In all the cases of bailment, bailey is bound to take as much care as a man of ordinary prudence will under some situation take care of his own goods. है ना? अरे हाँ या ना? और उसे टेक केयर किया रहेगा तो बच्चों इज नॉट लायबल. एग्जाम्पल में चेक करो. एक्स बेस्ड ऑर्नामेंट्स टू वाई. वाई ने बच्चों उसको लॉकर में रखा जहां पे खुद का सामान है और बच्चों को बिकॉज ऑफ सम रीजन वो चोरी हो गया. करेक्ट लिया. वाई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. वाई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. एग्जाम्पल याद आ रहा है कुछ? पर अगर एक्स ने वाई को बोला कि तू बैंक लॉकर में ही रखेगा और फिर भी वो वाई ने घर पे रखा तो फिर वाई जिम्मेदार था. तो यहाँ पे कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे क्या फर्नीचर वालों को? नहीं दिया था. तो उसने खुद का फर्नीचर भी जला है उसका. तो इज टेकन केयर एज एनी ऑर्डिनरी नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन. ठीक है. ही वाज नॉट नेग्लिजेंट. कुछ समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ, चेक करो 152. The bailey is not responsible for the loss, destruction, or deterioration of the thing built if he has taken care. If he has taken reasonable care, as given under section 151. Clear earlier? So reasonable care ये word important है. So he is not liable because fire is not due to any negligence. उसकी कुछ गलती है उसमें नहीं. Clear earlier? 150 यहाँ पे लिखा section 151 and 152 मतलब एक ही बात हो रही है. क्लियर है? बेलमेंट. 71 रेडी. अतुल कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई नेहा अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग. चिराग में टेक अगेंस्ट नेहा फॉर अ सम ऑफ 15,000 एडवांस बाय चिराग टू नेहा. चिराग ने नेहा को लोन दिया तो लोन के अगेंस्ट कुछ भी अगर केस होता है नेहा के अगेंस्ट तो नेहा को प्रोटेक्शन किसने दिया? अतुल ने. नेहा हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी ड्यू टू चिराग फेस टू डू सो. नेहा ने बच्चों पैसा नहीं दिया. एडवाइस चिराग on the course of action to be taken as per the provision Indian Contract Act. तो समझा कि नहीं समझा? क्या समझा बच्चों? किसने किसको क्या लोन दिया? चिराग ने बच्चों नेहा को लोन दिया. ओके. अतुल ने बच्चों क्या किया? यहाँ पे काइंड ऑफ गारंटी दिया है, इंडेमनिफाई किया है. कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई नेहा लिखा है. हाँ या ना? इंडेमनिफाई. ठीक है यहाँ तक. अब कल जाके बच्चों क्या हो गया? ऑब्वियसली चिराग ने लोन का डिमांड किया नेहा को और नेहा ने पेमेंट नहीं किया. तो द क्वेश्चन इज वेदर अतुल विल डायरेक्टली पे टू चिराग, चिराग कैन डिमांड डायरेक्टली फ्रॉम अतुल और अतुल विल पे टू नेहा एंड देन नेहा विल पे टू चिराग. ऐसा केस है कुछ. ओके. चिराग अभी देखो क्या पावर. चिराग कैन फाइल सूट ओनली अगेंस्ट नेहा. चिराग कैन फाइल सूट अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट अतुल. ओनली अगेंस्ट लिखा है. चिराग कैन फाइल सूट अगेंस्ट बोथ नेहा एंड अतुल. चिराग कैन फाइल सूट ओनली अगेंस्ट अतुल बट नॉट अगेंस्ट नेहा. बोलो. हाँ ये इंडेमनिफाई है. तो क्वेश्चन इज कि बच्चों वेदर चिराग कैन sue ओनली नेहा और अतुल और बोथ. अब स्नेहा पिक्चर में नहीं है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी चेक करो. सेम एग्जांपल एबीसी दिख रहा तुमको यहाँ पे. ध्यान देना. एग्जांपल ध्यान दो 2. कौन सा वाला तुम्हारा? ये इंडेमनिटी गारंटी वाला 1.3 के एंड पे. ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच सी मे टेक अगेंस्ट बी. हाँ या ना? इन कॉन्सिक्वेंस ध्यान देना. बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू सी फेल टू डू सो. सी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 124. तो बेसिकली सी कैन टेक एक्शन बच्चों अगेंस्ट ए ऑल्सो. अरे हाँ या ना? ओके. 124 140 प्रोमिसेस टू सी ये तुम्हारा हो चुका है. क्लियर है? आगे बढ़े. दोनों लग रहा है बच्चों मेरे हिसाब से. विल जस्ट चेक द आंसर इन सम टाइम. चिराग कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट बोथ नेहा एंड अतुल. हमने 66 पे चालू किया था. ठीक है. अभी डायरेक्ट 80 पे फिर खत्म करेंगे. चलेगा? द पोजीशन
of a finder of lost goods, Bailey, quasi contract. The finder of lost goods, बच्चों Bailey. The delivery of goods by one person to another for some specific purpose, bailment. Time pass है. Purpose can be anything. 74. With respect of contract of bailment, which is the following statement is incorrect. No consideration is necessary to create a valid contract of bailment. True है. Bailment can be created without consideration also. Incorrect चाहिए. It involves delivery of goods from one person to another for a specific purpose is also correct. Bailment is only for immovable goods. In fact, बच्चों, and never for movable is definitely false. In fact, bailment is only for movable goods. I think movable goods के definition में बहुत सारी चीजें थी. Currency was not goods for bailment. Correct. Change of possession in bailment does not lead to change of ownership. Is also true. Obviously, it is only change of possession in fact, not change of ownership. वो sale थोड़ी है. 74 का आंसर बच्चों C. Yes. 75 again important question. Vishal parks his car at the parking lot, locks it, and keeps the keys with himself. Which is the following statement is correct. If bailment hai, then operator of the parking lot has possession of Vishal's car. The operator of parking lot has a custody of Vishal's car, and this is a case of mortgage. C is correct. Custody. ये same actual example कहाँ पे आपने को लोग बैंक के लॉकर में. Bank is not a Bailey in case of बैंक के लॉकर में रखा है रहेगा. तो ये important question आता है मतलब ये पता होना चाहिए. It is about custody, not possession, not bailment. Clear? 76. पाउनी याद आ रहा है बच्चों? लोन वो गिरवी पे रखना वो वाला पाउनर है पाउनी जिसका ओनरशिप होता है गुड्स का पाउनर जिससे पैसा लिया या फिर जिसने पैसा दिया लोन का मतलब लोन दिया वो पाउनी. ओके. The pawnee doesn't have the right to retain goods pledged for performance of promise, extraordinary expenses incurred by him for preservation of goods pledged, extraordinary expenses. Okay. Payment of debt मतलब रखना have the right to return. को समझ रहा है क्या? मैं तुमको सामान फिर से नहीं दूंगा मतलब right to return मतलब लीन हो गया. लीन समझ रहे हैं ना? तो पाउनी सामान नहीं रख सकता है for what purpose? Doesn't have the right to retain for performance. Extraordinary expenses incurred by him for preservation of goods, payment of debt के लिए रख सकता है. Necessary expenses incurred by him in respect of possession of goods. Extraordinary के लिए ना, extraordinary खर्चे के लिए वो सामान को गिरवी नहीं मतलब देगा नहीं रिटर्न फिर से पाउंडर को ऐसा नहीं कर सकता. He can file suit but not retain. Very good, Sunil. For recovery of extraordinary expenses. Good. 77. Ready? A hires the carriage from B. The carriage is unsafe. ये फिर से bailment. तुमको पता हो या नहीं पता हो तुमने जो सामान दिया है अगर वो डेंजरस अनसेफ है तुम जिम्मेदार हो. याद आ रहा है? The carriage is unsafe though B is not aware still is liable क्योंकि उसने रेंट पे दिया ना लाइफ ने. Okay, of it and A is injured. Choose correct answer. B is responsible to A. Yes, everybody. आगे 78. Agency. In dash is one who represents to be an agent of another when in reality he does not have such authority from the other agent at all. Is one who represents to be an agent of another. दूसरे का वो agent है when in reality he has no such authority from the other agent. Pretended agent. ऐसा उसका अच्छा था ही नहीं. Subordinate was agent का agent. तो second agent ने उसको power दिया ना और substitute तो मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल से पावर मिला था. तो सी लग रहा है कि वो प्रिटेंडेड है मतलब ठीक है कि वो तो छोटा मोटा एजेंट है. चेक करो ना. ही रिप्रेजेंट्स टू बी एन एजेंट ऑफ अनदर व्हेन उसके पास कुछ पावर है क्या पर एजेंसी का? नो अथॉरिटी बच्चे तो छोटा मोटा एजेंट है ये. ही हैज नो अथॉरिटी फ्रॉम द अदर एजेंट एट ऑल. अगर मान लो ए इधर था अपना प्रिंसिपल का तुम्हारे एजेंट है चल रहा बाबा है ना और ये एजेंट का और एक एजेंट है तो भाई ये तो परमिशन चाहिए था ना तभी तो सब एजेंट बन सका तुम्हारा. हाँ यार सब एजेंट हो भी सब सबऑर्डिनेट एजेंट. हाँ यार परमिशन चाहिए ना. नहीं है. लेट अस चेक. तो मैं तो फिलहाल कर रहा हूँ उसको सी. रेडी? 79. L made an offer to managing director of a company. ठीक है. L made an offer. MD accepted the offer though he had no authority to do so. Okay. Subsequently, L withdrew the offer, but the company had already ratified
MD's acceptance, उसके पास पावर था कि एक्सेप्टेंस का नहीं था. State which of the statement given below is correct. L is bound by the offer due to ratification. An offer once accepted cannot be withdrawn. Therefore, A and B are correct, and L is not bound by the offer. ये तुम्हारा कौन सा केस वाला है? वही लग रहा है. ये मेरे हिसाब से भी सी लग रहा है. Will keep it pending. ठीक है? Is L is bound by offer due to ratification. An offer once accepted cannot be withdrawn. It can be withdrawn, no, actually. Offer can be withdrawn. L is not bound. What do you think? Bound or not bound? Bound. Okay. 80. A is residing in Delhi and has a house in Mumbai. A appoints B by a power of attorney. याद है power of attorney? वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो दूसरे को पावर देता है साइन करने का. To take care of his house. State the nature of agency. मस्त है. एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. कौन सा टाइप ऑफ एजेंसी है ये? हाँ, implied ratification necessity express. implied का मीनिंग समझता है क्या? मतलब बाय कंडक्ट और एक्शन. हाँ, A अपॉइंट B बाय पावर ऑफ अटॉर्नी implied है. और वो दिल्ली में रह रहा है, मुंबई का घर उसका टेक केयर करना है. दैट इज द कंफ्यूजन मेनी पीपल हैव. हाँ, तो कभी कभी तुमको एग्जाम्पल में जानबूझ के क्या करते पता है क्या? मिस्टर ए इज 80 years old. क्या बोला? ऐसे भी डाल देते 80 years old, और तुमको वो लोग बहुत सेंटी कर देते हैं. तो तुमको लगता है नेसेसिटी है, ऑब्वियसली बुड्ढे का टेक केयर कौन करेगा. पर ऐसा केस नहीं है, क्योंकि उसने खुद होके अपॉइंट किया है. दैट इज इनफैक्ट एन एक्सप्रेस एजेंसी. ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाते जानबूझ के. तुमको लगता है हाँ वो दिल्ली में है, मुंबई का टेक केयर कैसे करेगा, तो जरूरी है अपॉइंट करना. हाँ भाई जरूरी है, पर जरूरत से अपने आप नहीं बन गया है वो. ओके, कि चलो आग लग रही तो आग बुझा दिया, तो बाय मतलब नेसेसिटी उसने करवा लिया था वो इमरजेंसी में. ऐसा कुछ नहीं था. यहाँ पे तो खुद क्लियर कट उसने अपॉइंट किया है. क्लियर क्लियर. ओके, 66 से अपने को देखना है क्या? बहुत सोचे होंगे अपने. 66 चेन्नई. 67 66 उसका अगला वाला गारंटी है. A 68 C 69. समझा गया? इनवैलिड नॉट वॉइड, उसका अलग ही नाम है उसका, इनवैलिड. आगे कुछ भी देखिए लोग. रिस्क ऑफ एनी लॉस ड्यूरिंग पेमेंट इज बोर्न बाय बिलर. रिस्क ऑफ एनी लॉस क्या? देखते हैं. हाँ, हाँ, देन बेली इज रिस्पॉन्सिबल. बोल रहे बेलर इज रिस्पॉन्सिबल. गलत लग रहा है मुझे. 71 चिराग कैन फाइल अ सूट ओनली अगेंस्ट. इधर भी लफड़ा है. ओनली अगेंस्ट नेहा. कुछ तुम्हारे डाइसी है. ठीक है. 72 बेली. मुझे दोनों अपना ही सही लग रहा है, क्योंकि स्टडी में वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एग्जांपल में दिया था, इसलिए वही थोड़ा कंफ्यूजिंग है. इसके दो अपने को जरा डिमांड. तो अपन इसको फिलहाल फॉलो करेंगे. किसको? ओनली अगेंस्ट नेहा वाला. ठीक है, वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आएगा ना. थर्ड पार्टी कांट सू. 70 का इशू है. 72 बेली है. 73 बेलमेंट. 74 सी. 75 कस्टडी. इंपॉर्टेंट, नॉट पोजीशन, कस्टडी. 76 बॉम्बे. 77 ए. 78 स्टार मार्क.
pretended agent. 79. Both A and B are correct. जो भी उनके जो आंसर वो ले लो अभी क्या पूरा नहीं तो आधा सही. 80 गया. D. Express agency. I know that. Offer can be withdrawn before acceptance. आगे बढ़े. 81. अरे हाँ रेडी. चलो 20 क्वेश्चन बचे. Come on. Vinod, a transporter was transporting tomatoes of Avinash from Avinash's farm to the market. However, due to heavy rains, Vinod was stuck for 3 days, Mahakasam, and thus he sold tomatoes below the market rate in the nearby market, where he was stranded, fearing that tomatoes may perish. Even भाई ने इनका अच्छा काम किया है. Choose the correct option. क्या? Avinash will succeed in recovering losses. Avinash. So अब tomatoes from Vinod. बारिश हो गई, काय को बेच दिया मेरे टमाटे, है ना? नहीं. Avinash will not succeed in recovering losses of tomate from Vinod. Avinash will not succeed. In when Vinod can sell tomatoes only at price higher, कुछ भी. Avinash is liable to compensate Vinod as his truck was stuck for 3 days. Call owner, and hence Vinod could not complete the deliveries of other clients, and thus Vinod suffered loss. कुछ भी मतलब. D बराबर है ना? कुछ भी करते लो. 82 ready. Jane has appointed Vinita as his agent. Jane, okay, to sell the garments manufactured by Jane. Vinita, due to her personal issues, could not work effectively. ढंग से काम नहीं कर रही. Hence, she appointed Kant. इनको कुछ नाम अच्छे आते नहीं क्या? Kant to sell on her. किधर से Kant क्या था? तो आर्टिफिशियल पर्सन का तो कर सकते हैं. ब्लैक एप्पल, पर्पल, अलग अलग थे अपने एग्जांपल. बराबर. पर्पल मैंगो, ब्लैक मैंगो, क्या कहता है स्टडी बटल में. Anyways, she appointed Kant to sell on her behalf. Can Jane be bound by the acts of Kant? Okay, अलग ही नाम आएगा उसका. अब ध्यान देना. She appointed, तो ये प्रॉपर अपॉइंटमेंट है या प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं है? तो याद है ना व्हाट इज प्रॉपर. कौन सा केस है बाय द वे? ये सबऑर्डिनेट एजेंट है. ओके, तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट के लिए क्या होना चाहिए? देयर यू आर. प्रिंसिपल का अप्रूवल होना चाहिए. तो इट इज अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट. मतलब प्रिंसिपल भी लायबल रहेगा फॉर थर्ड पार्टी, मतलब वर्क डन बाय द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. बराबर ना? सब एजेंट, which subordinate sub agent. ठीक है. Can Jane be bound by the acts of Can? No. An agent without authority cannot lawfully appoint a sub agent. कर सकता है वो, but principal liable नहीं रहेगा. Yes, Vinita is liable for the acts of Can, and in turn Jane is liable for the transaction. No, Can will be liable on his own account for any sales made. Correct? Yes, Can now becomes direct agent of Jane. बिल्कुल भी नहीं, as Can has sold garment manufacturing. No. T बराबर है. No, Can will be liable. No, Can will be liable on his own account for any sales. नहीं. Vinita liable है. पर ये आगे लिख, and in turn Jane is liable. देखो एजेंसी में अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं है, ओके, तो सब एजेंट इज जस्ट एजेंट ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है. पर अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट है तो सब एजेंट के लिए एजेंट जिम्मेदार,
देन सब एजेंट के लिए मतलब ऑब्वियसली प्रिंसिपल जिम्मेदार, और प्रिंसिपल डायरेक्टली नॉट जिम्मेदार फॉर सब एजेंट। ये सब तुम्हारे काम थे ना। Agent responsibility for sub agent appointed without authority as appointed person, agent towards such person in relation to principal to an agent and responsible at both the principal. The agent stand towards such person in relation of a principal to any agent and responsibility adds both to the principal and to the third person. मतलब वो main agent will be जिम्मेदार, correct? The principal is not represented by कौन सा वाला 1.64 पे। हाँ देखते फिर अपन, चलो आगे बढ़ते थे। विद अथॉरिटी से लिखा है कुछ सेम टू सेम वर्डिंग है। इन्होंने स्टार्टिंग में दी रखा वैसे, एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म हिज ओन एक्ट ना, अनलेस ऑर्डिनरी कस्टम्स टू ट्रेड। फिलहाल तो बच्चों ऑप्शन ए ठीक लग रहा था, ठीक है। विद अथॉरिटी कैन नॉट लॉफुली अपॉइंट अ सब एजेंट, ओके। 82 फिलहाल ए ले रहा था। 83 योर फेवरेट चैप्टर डेज ऑफ ग्रेस, ऐसा क्वेश्चन आगे तो मजा आ जाएंगे। 3 days ready, parties to NI can be discharged from liability by cancellation, payment, release, all of the above, all of the above. Validity period for presentment of check in a bank is 3 months. A negotiable endorsement that is payable to order can be transferred by simple delivery, endorsement and delivery, endorsement, registered post. Payable to order लिखा है, नाम से लिखा है ना, वो bearer है क्या? So it can be endorsed, endorsement and delivery ना. A negotiable instrument drawn in favor of a minor is valid ना. Draw in favor of a minor, पर minor ने दिया तो void था। No recollection. In favor of minor, कौन सा वाला? क्यों ऐसे अच्छा लग रहा है इसलिए, बहुत सीरियसली बोलो उसने इसलिए। ड्रॉन इन फेवर ऑफ माइनर फिलहाल तो लग रहा है वो वैलिड, तो मैं फिलहाल वैलिड ले रहा हूँ, ठीक है। 88 as per NI with the day import, ये टाइम पास क्वेश्चन है, on which promissory note or BOE is at maturity is a public holiday, the instrument shall be deemed to be due on preceding business day ना, तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग ना बच्चों, दैट इज ऑप्शन डी। आया ना, नेक्स्ट प्रीसीडिंग पहले बच्चों इनका। हाँ तो उनका बोलते वही है बस, नेक्स्ट प्रीसीडिंग, नेक्स्ट सक्सीडिंग, ठीक है। आगे जा, सही बात, ठीक है ठीक है। 89 which the following is essential characteristic of a promissory note। ऑर्डर नहीं आता है भाई, देयर वाज एन ऑर्डर नहीं आता, क्या आता है ये ऑर्डर, कहाँ पे आता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है, चेक इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस है, बीओई में ऑर्डर होता है, फर्क पड़ रहा है, समझ रहे कि नहीं? आई प्रॉमिस टू पे एंड आई वांट यू टू पे में फर्क होता है ना, यू विल पे एक्सेट्रा। इट मस्ट बी पेएबल टू बेयरर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल, ऐसा जरूरी है। इट मस्ट बी साइन बाय द पे, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज पेयर बनाता है ना, तो मेकर हैज टू साइन। इट मस्ट बी इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बीओई का ही था ना बस ये वर्ड तो। इट मस्ट बी साइंड बाय पेयर, इट मस्ट बी पेएबल टू बेयरर बच्चों, चेक करो, या फिर इट शुड बी पेएबल टू ऑर्डर। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये रह सकता तुम्हारा ऑप्शन डी। एक बार फटाफट चेक कर लेंगे अपन। एन आई स्टार्टिंग में ही उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी ऑफ प्रॉमिसरी नोट।
चेक करो, राइटिंग में होना चाहिए. इट वाज एक्सप्रेस प्रॉमिस नॉट ऑर्डर. डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ये आ गया. अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. साइन बाय मेकर नॉट पे मनी ओनली, तो बच्चों अंडरटेकिंग वाला आएगा. यके यके इंपॉर्टेंट है. 4 मार्क, 2-3 4 मार्क ध्यान देना बच्चों. रेडी. मिस्टर आलम issued a check amounting 25,000 dated 22nd Feb to Gandhi, which was deposited by Gandhi on 16 March. 3 महीने के अंदर डाला था उसने, डाला तो वो वैलिड में था. The said check was returned unpaid on 17th by bank to Alam, जिसे चेक दिया था, citing insufficient fund. लग गए बच्चों. Gandhi demanded payment from Alam by issuing a notice on 31st March. What was the date of notice of bounce? किस दिन समझा कि बाउंस हुआ? 17 मार्च को समझा. आई थिंक उसके विदिन 15 दिन या 30 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ता है इश्यूअर को कि भाई चल तेरे को लास्ट में चांस दे रहा हूँ पेमेंट करने का. 30 डेज देखते हैं अपन, वो देखेंगे. आई थिंक 30 डेज में भेज सकते हैं कि तू अगले 15 दिन में उसको पेमेंट कर, ऐसा है. 30+15 है शायद, वो देखेंगे अपन. ठीक है. उसने कब भेजा? 17 मार्च को भेजा. ठीक है. नोटिस भेजा, सॉरी 31 मार्च को नोटिस भेजा, जो आलम को मिला 2 अप्रैल को. ठीक है. अज्यूमिंग आलम फेल टू मेक पेमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, व्हाट इज द लास्ट डेट बाय व्हिच गांधी शुड हैव मेड अ कंप्लेंट इन द कोर्ट में जाने का? वो सब तुम्हारा सेक्शन अभी वो तुम्हारा डिसऑर्डर ऑफ चेक वाला आपको देखना है. ठीक है. मैं तुमको लिख के दिया नहीं लिख के दिया कुछ याद नहीं आ रहा मुझको, पर लेट मी जस्ट चेक. Dishonor of check for insufficiency of funds in accounts, section 138. बराबर. चेक करो बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. The payee or holder should make a demand for payment of said amount by giving a notice to the drawer within 30 days of receipt of information कि भाई चेक बाउंस हो चुका है. उसको कब समझा? 17 मार्च को. उसके विदिन 30 डेज नोटिस दिया है क्या? दिया है. अब ध्यान देना. The drawer of such check fails to make the payment, as the case may be, to the holder in due course within 15 days of receipt of said notice. इसने नोटिस भेजा 30 मार्च को, 31 मार्च को. उसको कब मिला? 2 अप्रैल. और 2 अप्रैल के बाद 15 दिन के भाई उसने बच्चों करना चाहिए था पेमेंट. ये तुमको मैंने बना के दिया है ना? हाँ या ना? देन अगर वो सब नहीं हुआ तो उसके विद इन 1 मंथ बच्चों यू कैन फाइल अ केस. कब? विद इन 1 मंथ ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. वो समझ रहे कि नहीं समझ? क्या समझा तुमको? 2 अप्रैल को पेयर को नोटिस मिला कि भाई, पेयर मतलब इश्यूअर ऑफ चेक को, कि भाई तुम्हारा मैं तुमसे डिमांड करता हूँ. अब उसे 15 दिन के अंदर पेमेंट करना चाहिए था. अब 15 दिन जब एक्सपायर हुए उसके बाद यू हैव अगेन 1 मंथ टू फाइल अ केस इन द कोर्ट. अरे हाँ या ना? चेक करो किधर दिए के रखे 1 मंथ वाला. तो शायद आगे दिया, शायद इधर गया वो 1 मंथ. बी. हाँ, विद इन 1 मंथ ना, ये वाला. काउज ऑफ एक्शन दैट वाज इन क्लॉज नंबर सी. क्लॉज नंबर सी तुम्हारा क्या था? चेक करो. Cause of action arises within 1 month of the date on which cause of action arises under clause C. Clause C बच्चों क्या था? याद आ रहा है तुमको कि तुमको मैंने टाइम दिया कितना? 15 दिनों का. ये वाला समझा कि नहीं समझा? तो जैसे तुम्हारे 15 दिन खत्म हो चुके हैं उसके बाद यू हैव 1 मंथ टू फाइल अ केस इन द कोर्ट. अब ध्यान देना. इसको बच्चे नोटिस कब गया था? सुनो, कब मिला उसको नोटिस? मिला कब? 2 अप्रैल को. उसका पहला ड्यू डेट बच्चों पेमेंट करने का लेटर से 17 अप्रैल. उसने पेमेंट नहीं किया, तब यहां से नाउ यू हैव 30 डेज टू फाइल अ केस इन द कोर्ट. मतलब 16 या फिर 17 मार्च, 17 में ही आएगा. मई आया ना?
ओके, तो आंसर इज व्हाट 17। क्लियर? चलो ऑप्शन बता मुझको। 81 क्या टिक मार्क किया अपन ने? बॉम्बे विल नॉट बी एबल टू रिकवर, गुड। 82 ए, देखा, legally speaking he has no authority to appoint a sub agent. 83 Chennai. 84 all of the above. 85 A. 86 endorsement and delivery. 87 valid, कौन सा था वो? माइनर ने जो चेक दिया, that is in favor of minor, sorry, in favor of minor, that is valid, उसको पैसा मिल सकता है। then next preceding day वाला 88 D. 89 there must be an order to pay certain sum, order, promissory note, ट्रू बोला है फॉल्स बोला, क्या बोला था, क्या पूछ रहे क्वेश्चन? एसेंशियल्स, ऑर्डर, मतलब ऑर्डर किसमें आता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है। यहाँ पे तो क्या है तुम्हारा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है कि मैं तुमको पेमेंट करूंगा, तो गलत है। 90th बच्चों, तो अपने को टिक मार्क किया ए 17 में। यस एवरीबॉडी, गुड, आगे बढ़े। लास्ट 10 क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यू, रेडी है? अब एमसीक्यू तो फिर उसके बाद केस स्टडी शुरू करो। बोलता 20, आई थिंक 20 या 40 केस स्टडी से देखते हैं, शायद 20 40 है केस स्टडी। केस स्टडी का नंबर देखो ना 40.1, तो 40 केस स्टडी है। 42 भी है। वो क्वेश्चन हो गए। केस स्टडी नंबर 40 का सब क्वेश्चन 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी कितने 40, वही पूछ रहा था। मान तो कुछ होशियार है, क्या बोलेगा? अरे नंबर क्वेश्चन नहीं देख रहे हम, केस स्टडी तो केस स्टडी, वो येड़ा बन के पेड़ा खाली वालों से। चलो आगे बढ़े। 91 रेडी? अरे हाँ 91 ध्यान दो। द प्रीएम्बल इज मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लेजिस्लेशन। ओके, इसका एसओपी याद आ रहा? प्रीएम्बल इज एसओपी नहीं याद आ रहा? प्रीएम्बल इज व्हाट? एसओपी, स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस, लिख के दिया रहेगा शायद, स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस, ठीक है। सो एसओपी, आगे बढ़े। 92 बहुत टाइम पास फालतू क्वेश्चन है, अब ध्यान देना। As per rules of an educational institution, every student may come on weekends for extra classes, but every student shall appear on weekly tests conducted in the institute. क्या extra classes के लिए आना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नहीं, मैं बोला है, but test compulsory है। इसका मीनिंग क्या? Attending extra classes is optional, but attending test is compulsory, वही बराबर है। Attending class is compulsory, optional। $93 important, क्या 93 पे है ना? किधर है? Which of the following is not an immovable? टिम्बर मतलब वुड, कटा हुआ वुड, काट के वाला। लैंड बिल्डिंग एंड वो टार, टार होता है। टिम्बर मतलब कटा हुआ वुड, लॉग, वुड लॉग, क्या बच्चों? वुड लॉग्स। आगे बढ़े। 94 ध्यान दो। Where an act of the parliament does not expressly specify any particular day कि कब से वो लॉ एप्लीकेबल होगा, तो हम कौन से दिन से बच्चों मानेंगे कि वो लॉ एप्लीकेबल हो गया? तो जिस दिन प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला, गवर्नर जनरल का, रिसीव परमिशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर, जिस दिन द प्रेसिडेंट का साइन अप्रूवल हुआ है उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है तो। एज पर जीसीए, वेयर एन एक्ट और ओमिशन constitutes an offense, ये important question है, under 2 or more laws, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished. Prosecution किसमें भी कर सकते हैं, but punishment बच्चों एक ही बार होगा, ऐसा था, चेक करो। Under either of those, twice for the same offense बिल्कुल भी नहीं,
ए और बी बिल्कुल भी नहीं, अंडर क्यूमुलेटिव बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई भी एक्ट के अंदर तुम उसके ऊपर अंडर केस कर सकते हो। उसके अंदर तुम्हारे मतलब उसका जो कोई मान लो एक फ्रॉड किया उसने, तो फ्रॉड इज ऑल्सो मतलब क्राइम अंडर इंडियन पेनल कोड। और उसने बच्चों फ्रॉड ऑनलाइन किया था, तो इट इज ऑल्सो क्राइम एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो दो एक्ट के अंदर उसके ऊपर क्या बोलते केस चलेगा। तो किसी के अंडर भी उसके ऊपर तुम केस कर सकते हो। सो अंडर ईदर मतलब कोई भी चलेगा, अंडर ईदर और एनी ऑफ दोज एनैक्टमेंट्स मतलब लॉ, तुम उसके अंडर उसके ऊपर केस कर सकते हो। 94 सॉरी 95 का आंसर क्या ए। 96 formal legal document which creates or confirms a right or records a fact is document, deed, statute, instrument। खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो सब सेम लगता है। स्टैट्यूट तो नहीं है बिल्कुल से वो, इट इज डॉक्यूमेंट तो है, और डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट देता है, एक तो वो डीड है इंस्ट्रूमेंट है, और दोनों के आंसर सेम लगते हैं। वो डीड या फिर इंस्ट्रूमेंट है। देखो जीसीए में वो भी देखेंगे अपन। करो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पेज 4.4 पे इंस्ट्रूमेंट। In common language, instrument means a formal legal document which creates or confirms a right or records a fact। ये बाहर वाला चैप्टर है सब फालतू। ओके, सो गिव्स राइट्स और रिकॉर्ड्स अ फैक्ट। ये क्या होना बच्चों, आंसर क्या है? इंस्ट्रूमेंट। स्टार मार्क कर दो फालतू क्वेश्चन को। फालतू मतलब ये बाहर वाला केसेस है। आगे बढ़े। 97 भी इट इज ये तो हिडन रूल तो तुमको आना ही चाहिए। हिडन रूल आल्सो कॉल्ड एज पर्पसिव, मिसचीफ, गोल्डन, एक्सेप्शनल। मिसचीफ रूल ना, नहीं याद आ रहा। सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी, अपन ने किया कि नहीं किया? सप्रेस द मिसचिफ, एडवांस द रेमेडी। ओके, देखो प्राइमरी सेकेंडरी वो सब तुम्हारे रूल्स है ना। ब्लैंक हो गए तुम। हिडन रूल, और देखो इधर ही नाम दिया है मिसचिफ रूल। मिसचिफ को दबाना और रेमेडी को आगे बढ़ाना। याद आ रहा है कुछ? नहीं किया तुम लोगों ने अब तक, इसलिए ठीक है। इधर क्या हो, ठीक है एवरीबॉडी। आगे आंसर इज बी। 98 pick the odd one out of the following aids of interpretation। good question। preamble, marginal notes, proviso, usage। इसको ऑब्वियसली लॉजिक भी चाहिए मेरे को। बोला आर्यन, वो भी सिलेबस में है ना यार। ऑड वन आउट चाहिए। preamble is part of the act, marginal note is part of the act, proviso is also part of the act, usage is customs। यूसेज मतलब क्या है बच्चों? यूसेज का मीनिंग समझ रहा है कि नहीं? यूसेज मतलब क्या? कस्टम्स, प्रथा बोलते हैं ना, प्रैक्टिस। तो वहां पे कोई वो यूसेज की राइटिंग में नहीं है, किधर लीगल लॉ नहीं है वो। एज पर प्रैक्टिस जो करना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब क्या? प्रथा के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से। यूसेज मतलब बच्चों कस्टम्स और प्रैक्टिस। बाकी सब चीजें बच्चों राइटिंग में है। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द एक्ट। मार्जिनल नोट्स बच्चों साइड में लिखा हुआ रहता है एक्ट के बाजू में, तो इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द एक्ट। प्रोविजो तो सेक्शन के अंदर ही होता है। तो ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द एक्ट। मतलब इंटरनल एड्स है और ये तुम्हारा एक्सटर्नल एड्स है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? दो एड्स थे, इंटरनल एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल। तो जो एक्ट के अंदर है इंटरनल, जो एक्ट के बाहर थे एक्सटर्नल। डेफिनेशन क्या था? इंटरनल। याद आ रहा है कि नहीं? एक्सटर्नल में तुम्हारे बच्चों कौन सा का? कोर्ट के केसेस, कोर्ट जजमेंट्स, दे आर एक्सटर्नल। एक्ट के बाहर का जो भी हेल्प लेती हो दैट इज एक्सटर्नल। यस 99। ये भी फिर से फालतू क्वेश्चन है, मतलब अंदर घुस के उन्होंने पूछा है। विच रूल ऑफ, हाँ हाँ हाँ, तो पूरा उन्होंने डायग्राम दिया ना एक इंटरनल और एक्सटर्नल वाला। देखो ये देखो इंटरनल में क्या क्या चेक करो बच्चों। मार्जिनल नोट्स है, प्रियम्बल है, प्रोविजो है, मतलब अपने एग्जांपल के लिए फिलहाल ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इंटरनल। और एक्सटर्नल में देखो चाहिए तो उसके 4-5 ही थे शायद। यूसेज समझा क्या अभी कुछ? ये तो तुम्हारा एक्सटर्नल एड्स है। फालतू चैप्टर आई नो दैट, क्या कुछ नहीं कर सकता मैं भी, तुम भी पढ़ो इसको इज्जत में। आगे बढ़े। विच रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन समझता है? कितने रूल्स है? मतलब एटलीस्ट दो कैटेगरीज है।
प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स. ओके, इज एप्लीकेबल, कौन सा रूल एप्लीकेबल है, वेयर, ये बहुत फालतू क्वेश्चन है, क्या कुछ नहीं कर सकता. वेयर देयर इज रियल एंड नॉट apparent merely conflict between the provisions and one of them has not been made subject to other, मतलब दोनों को जिंदा रखना है. दो सेक्शन में झगड़ा हो रहा है तो उसमें जो सुलह, उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से. ठीक है, बट ये वर्डिंग बच्चों टेक्स्ट बुक में है तो आई विल सी दैट. ओके, चलो चेक करते हैं हार्मोनियस में है क्या वो. when there is a real conflict and not just on face conflict है, that time we use harmonious. हार्मोनी के कुछ वर्ड याद है ना, हार्मोनियस. चेक करो, मैंने स्टार मार्क भी किया है 4.13 पेज पे, ये वाला पैराग्राफ पे. हम ये रूल कब ले सकते हैं, जब एक्चुअल में कोई झगड़ा हो और नॉट जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट. ओके, देयर इज अ रियल and not merely apparent conflict between the provisions. That time we'll use which one? Harmonious. Yes or no? Conflict समझते हैं ना, झगड़ा चल रहा है, एक सेक्शन कुछ और कह रहा है, दूसरा सेक्शन कुछ और कह रहा है, और दोनों बोथ ऑफ देम आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों को अपना अपना खुद का अधिकार पावर था, तो दोनों को हम लोग कैसे एक साथ लाएंगे साथ में, बाय डूइंग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ओके, दोनों में वी हैव टू फाइंड अ मिडिल वे. लास्ट वन, an internal aid of that may be added to include something within section or to exclude something from it. Include या फिर exclude करने के लिए स्टार मार्क. ओके, शेड्यूल तो आता ही नहीं. शेड्यूल इज आफ्टर द एक्ट. व्हाट इज शेड्यूल बच्चों? रजिस्ट्रेशन भी नहीं, शेड्यूल भी नहीं. शेड्यूल क्या होता है बच्चों? जो एक्ट के बाद में आता है. शेड्यूल 1 2 3, 3 तुम्हारा फाइनेंशियल्स, शेड्यूल 1 तुम्हारा ये सब एमओए एओए वो सब. तो प्रोविजो है या फिर एक्सप्लेनेशन है, दोनों के अपने को डेफिनेशन चेक करने पड़ेंगे. प्रोविजो वाज कंडीशन, explanation is giving more clarification, it can put and remove also. मेरे हिसाब से explanation ही है वो, बस तुमको थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा in the definition. एक मिनट होल्ड करो. प्रोविजो बच्चों को निकालने के लिए है और क्वालिफाई. यस, और वो क्या बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर भी स्टार मार्क दिया है मैंने, चेक करो. इट मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग और टू एक्सक्लूड समथिंग. Proviso is what बच्चों? Just a condition to remove something, carve out, or to qualify something. But explanation किसके लिए बच्चों? कुछ लाने के लिए या फिर कुछ निकालने के लिए, दोनों के लिए है explanation. Yes, कौन से इसमें थे अपन? 91 ना शायद. हाँ, 91 का आंसर बताओ. अपन ने क्या टिक किया? डी बॉम्बे. 92 ए, 93 टिम्बर, 94 ए अंडर ईदर, 95 इंपॉर्टेंट है, 95 ए. 96 अपन भी फिर से जीत चुके, मतलब सही से आया इंस्ट्रूमेंट. हिडन रूल बच्चों मिस्चिफ रूल. यूसेज इज एक्सटर्नल एड, इसलिए ऑड. हार्मोनियस, दोनों में एक्चुअल में झगड़ा होना चाहिए. With this, successfully you have completed 100 MCQs. Yes, केस स्टडी बेस अपन करेंगे 1 on 1, ऐसा कुछ, एक एक केस स्टडी एट अ डे, ऐसा कुछ अपन करेंगे. ओके, मे बी ऑन यूट्यूब, जूम, जो भी रहेगा. ओके बच्चों, दैट वाज योर व्हाट एमसीक्यू. ये बुकलेट करना ही करना है, फिर से उसको एक बार करना तुमको बिफोर एग्जामिनेशन और बिफोर फाइनल रीडिंग. क्लियर टिल हियर? अगर तुमने आज कुछ ऐसा नोट फोट किए लेंगे आजू बाजू में तो वो जरूरी है. ऑलराइट, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. ओके सुनिए, बाय बाय.